नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेवी एनसीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, ये हमारा बीएफएम के टर्बो कोर्स का सीरीज है और आज हम लोग यूनिट 23 से यूनिट 25 और 11 से 13 यानी दोस्तों कुल मिलाकर 5 से 6 यूनिट कवर करने वाले हैं। तरीका हमारा वही रहेगा। हम लोग सबसे पहले बुलेट पॉइंट देखेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे और उसके बाद दोस्तों टेबलर फॉर्मेट में चीज़ों को शॉर्ट फॉर्मेट में डिवाइड करेंगे। यानी एक कंटेंट को 2 से 3 बार देखेंगे, सुनेंगे आप ध्यान से, निश्चित रूप से आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं करेंसी ऑप्शन की। तो नाम सुनते ही लगता होगा रॉकेट साइंस है, पर दोस्तों इतना आसान है। समझिए दोस्तों, करेंसी ऑप्शन से एक करेंसी ऑप्शन क्या है? एक राइट है। यहाँ पे देखिए लिखा है इन्होंने, इट इज अ राइट। राइट मतलब कि आपको चॉइस मिलती है कि आप करेंसी बाय या सेल कर सकते हैं एक फिक्स प्राइस पे, लिखा है। और उस फिक्स प्राइस को क्या बोलते हैं हम लोग? स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। राइट, और ये राइट आपको एक्सपायरी डेट पर मिलता है। तो बेसिकली ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इसको आप फिक्स प्राइस भी बोल सकते हैं। राइट, तो देखिए दोस्तों, करेंसी ऑप्शन क्या होता है कि आपके पास एक राइट है कि आप करेंसी को खरीदें या बेचें स्ट्राइक प्राइस पे, एक्सपायरी पे। राइट, तो स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं और ये राइट आपको एक्सपायरी डेट पे मिलता है। कब मिलता है ये राइट? ऑन यू गेट दिस राइट ऑन द एक्सपायरी डेट। ध्यान रहे, ये राइट है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। राइट, दिस इज अ राइट एंड दिस इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। दिस इज नॉट एन ऑब्लिगेशन। अगर मार्केट बेटर रेट दे रहा है तो ऑप्शन को एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। यदि मान लीजिए कि आपको मार्केट से बेटर रेट मिल रहा है, राइट, यू आर गेटिंग बेटर रेट फ्रॉम द मार्केट, तो आप मत एक्सरसाइज कीजिए। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि नॉट एन ऑब्लिगेशन, इट इज राइट। अब दोस्तों टाइप ऑफ ऑप्शन की बात कर लें तो एक होता है कॉल, एक होता है पुट। कॉल में क्या होता है? तो कॉल में दोस्तों आपके पास राइट होता है करेंसी खरीदने का। जैसे आपको लगता है कि डॉलर का प्राइस बढ़ेगा तो आप कॉल ऑप्शन ले लेते हैं ताकि बाद में आपको सस्ते रेट पे खरीद सकें। और यदि पुट में होता है कि आप बेच सकते हैं, मतलब यहाँ ये कब आप एक्सरसाइज करेंगे? अगर आपको लगता है कि डॉलर गिरने वाला है, ठीक है, तो पुट ऑप्शन ले लीजिए ताकि बाद में हाई रेट पर सेल कर सकें। यूरोपियन ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि आप ऑप्शन सिर्फ एक्सपायरी डेट पर एक्सरसाइज करते हैं। राइट, आप जो है ऑप्शन सिर्फ एक्सपायरी डेट पे, इसको याद रखिए दोस्तों, ई से यूरोपियन होता है, ई से एक्सपायरी होता है। ऐसे याद रख सकते हैं कि यूरोपियन ऑप्शन को केवल एक्सपायरी डेट पे ही एक्सरसाइज कर सकते हैं, बीच में कभी नहीं कर सकते। एक होता है एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। तो दोस्तों ये सब स्ट्राइक प्राइस और मार्केट प्राइस का गेम है। तो जो हमारा एटीएम है, एटीएम यानी कि एट द मनी है, उसमें क्या होता है कि दोनों बराबर होता है, स्ट्राइक और स्पॉट जो है बराबर होता है। आईटीएम में हमारा इन द मनी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से अच्छा होता है, स्ट्राइक बेटर देन मार्केट प्राइस। और जो हमारा ओटीएम होता है, आउट आउट ऑफ मनी बोलते हैं, तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस जो है ना वो वर्स होता है मार्केट प्राइस से। ठीक है, तो एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। तो दोस्तों बेटर कौन सा है? बेटर है आईटीएम क्योंकि स्ट्राइक मार्केट से ज्यादा है, और वर्स कौन सा है? ओटीएम, क्योंकि स्ट्राइक मार्केट से कम है। समझे? तो ये बेटर और वर्स्ट देख लीजिए। हाँ, तो फ्रेंड्स एग्जाम के लिए 3 फैक्ट याद रखेंगे। एटीएम मतलब स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस बराबर होता है। आईटीएम यानी कि हमारा स्ट्राइक जो है मार्केट से बेटर है। ओटीएम यानी स्ट्राइक जो है मार्केट से वर्स है। तो फ्रेंड्स एक सवाल है यहाँ आपके सामने, जवाब दीजिएगा। एक यूएसडी पुट जीपीवाई कॉल ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस 105 दिया हुआ है, मार्केट प्राइस 108 दिया हुआ है, क्या होल्डर को एक्सरसाइज करना चाहिए? अब देखिए सबसे पहले समझिए क्या है जी। कॉल ऑप्शन है, ठीक है। कॉल ऑप्शन मतलब कि राइट टू बाय, मतलब हमारे पास राइट है कि हम खरीद सकते हैं। किस रेट पे खरीद सकते हैं? 105 पे खरीद सकते हैं। और मार्केट क्या है? मार्केट में रेट क्या है? राइट 108 है। और यूएसडी पुट जेपीवाई, ठीक है, यूएसडी पुट जेपीवाई कॉल ऑप्शन। यूएसडी में पुट लिखा है, जेपीवाई में कॉल लिखा है। तो दोस्तों ये मार्केट आपको कितना दे रहा है? मार्केट आपको 108 दे रहा है ना एक्सपायरी पे, ठीक है। तो आप क्यों एक्सरसाइज कीजिएगा इसको? क्योंकि मार्केट आपको 108 दे रहा है जो कि 105 से अच्छा खासा है, तो बेटर है वो। राइट, ऑप्शन का यूज मत कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा नो, डोंट यूज इट बिकॉज मार्केट इज गिविंग यू द बेटर रेट। चलिए तो दोस्तों कीवर्ड को याद करेंगे। कॉल ऑप्शन मतलब कि आप करेंसी खरीद रहे हैं, पुट ऑप्शन मतलब करेंसी बेच रहे हैं, एटीएम मतलब कि दोनों बराबर है, आईटीएम मतलब कि स्ट्राइक बेटर है, ओटीएम मतलब कि स्ट्राइक वर्स है। ठीक है, तो बस ये 3 याद रखेंगे। एटीएम इक्वल आईटीएम इंटेलिजेंट चॉइस, बेटर चॉइस, और ओटीएम मतलब वर्स चॉइस। राइट, तो करेंसी ऑप्शन एक राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता। कॉल मतलब बाई, पुट मतलब सेल, यूरोपियन मतलब एक्सपायरी पे, एटीएम मतलब इक्वल, आईटीएम मतलब स्ट्राइक बेटर, ओटीएम मतलब स्ट्राइक वर्स। राइट, चलिए आई होप ये आपको याद रहेगा। अब हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन प्रीमियम पे आते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन प्रीमियम का मतलब वो पैसा जो आप ऑप्शन खरीदने के लिए देते हैं। राइट, तो यहाँ पे देखिए लिखा है सम अमाउंट दैट यू गिव फॉर परचेजिंग ऑप्शन। राइट, ऑप्शन प्रीमियम का मतलब समझ में आया आपको कि वो पैसा
राइट, जो आप ऑप्शन खरीदने के लिए देते हैं, टू परचेज ऑप्शन। तो वो पैसा जो आप ऑप्शन खरीदने के लिए देते हैं उसको ऑप्शन प्रीमियम बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है टाइम वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, तो बस ये दो चीज समझ लीजिए, गेम ओवर। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कितना ऑप्शन आईटीएम है, देखिए अमाउंट ऑप्शन इज आईटीएम, तो उसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। फ्रेंड्स, कॉल ऑप्शन का फॉर्मूला क्या है, स्पॉट माइनस स्ट्राइक, राइट। तो हम बात कर रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू की, यानी कितना ऑप्शन आईटीएम है। कैसे पता चलेगा, यदि कॉल है तो स्पॉट में से स्ट्राइक माइनस कर दीजिए, यदि पुट है तो आप क्या कीजिए, स्ट्राइक में से स्पॉट माइनस कर दीजिए। और ध्यान रहे, इंट्रिंसिक वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती, नेवर इट इज नेगेटिव, राइट। और एटीएम और ओटीएम ऑप्शन का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो जीरो होता है। एटीएम ओटीएम में कितना होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, जीरो होता है, खासकर एटीएम में, क्योंकि दोस्तों स्ट्राइक और स्पॉट बराबर होता है तो डिफरेंस तो जीरो ही होगा ना। चलिए, और दोस्तों एक और बात याद रखेंगे कि टाइम वैल्यू जो होता है वो प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। मतलब क्या हुआ कि एक एक्स्ट्रा पैसा है जो अनसर्टेनिटी के लिए दिया जाता है, ठीक है। अनसर्टेनिटी को कवर करने के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है उसको बोलते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है दोस्तों कि एटीएम ऑप्शन का टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। यहाँ देखिए लिखा भी है, मैक्सिमम फॉर एटीएम, मतलब एटीएम जो ऑप्शन है ना उसका सबसे ज्यादा टाइम वैल्यू होता है, क्योंकि दोस्तों अनसर्टेनिटी काफी हाई है। इट इज मैक्सिमम फॉर एटीएम बिकॉज ऑफ हाई अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी काफी हाई है, इसीलिए एटीएम के लिए मैक्सिमम है। जैसे जैसे ऑप्शन एटीएम या आईटीएम या ओटीएम होता है, एक्सपायरी पास आती है, टाइम वैल्यू गिरती है, लिखा है ना, टाइम वैल्यू डिक्रीजेज एज ऑप्शन मूव आईटीएम और ओटीएम एंड एक्सपायरी नियर, ठीक है। तो दोस्तों आपसे यदि पूछा जाए कि टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होता है, तो बोलिएगा एटीएम का होता है। क्यों होता है, क्योंकि अनसर्टेनिटी काफी हाई होती है। कैसे निकालते हैं टाइम वैल्यू, तो प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। और जैसे जैसे हमारा एटीएम से आईटीएम या ओटीएम जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन का वैल्यू जो है टाइम वैल्यू घटता है, राइट। तो जैसे जैसे आईटीएम या ओटीएम होता है तो और एक्सपायरी पास आती है तो टाइम वैल्यू गिरता है। तो कभी कभी टाइम वैल्यू पे भी सवाल आता है, तो एग्जाम के लिए तीन फैक्ट याद रखेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा जीरो के बराबर होगा या बड़ा होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम वैल्यू निकालना है तो प्रीमियम में से इंट्रिंसिक वैल्यू को माइनस कर दीजिए। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना मैंने आपको यहां बताया, ठीक है। तो ऑप्शन प्रीमियम इज इक्वल टू इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू, दो चीजें हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू है और टाइम वैल्यू, ये मिलके बनता है हमारा ऑप्शन प्रीमियम। और ऑप्शन प्रीमियम का मतलब ही बताया था कि वो पैसा जो आप ऑप्शन खरीदने के लिए देते हैं तो दो जगह जाता है, इंट्रिंसिक वैल्यू में जाता है और टाइम वैल्यू में जाता है, ठीक है। टाइम वैल्यू का सेपरेट मीनिंग है, इंट्रिंसिक वैल्यू बताता है कि कितना ऑप्शन आईटीएम है आपका, टाइम वैल्यू होता है हमारा प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब वही फॉर्मूला है ऊपर वाला ही, ठीक है। एक एक्सट्रिंसिक है एक इंट्रिंसिक है, बस यही चीज है। तो दोस्तों एक सवाल का जवाब दीजिएगा, किस ऑप्शन का मैक्सिमम टाइम वैल्यू होगा। तो अभी बताया था आपको एटीएम का मैक्सिमम टाइम वैल्यू होता है, क्योंकि जितना ज्यादा अनसर्टेनिटी होगा उतना ज्यादा आपका टाइम वैल्यू होगा। तो दोस्तों कीवर्ड को रिकैप कीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू हमारा आईटीएम का डिफरेंस होता है, राइट। और फिर हमारा टाइम वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू होता है, एटीएम का मैक्सिमम टाइम वैल्यू होता है, और कॉल का फॉर्मूला देख लीजिए, पुट का फॉर्मूला देख लीजिए। चलिए, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टी को ऐसे याद रखिए, टी फॉर टाइम, टाइम मतलब कि कल का रिस्क यानी कि अनसर्टेनिटी, ठीक है। चलिए, तो ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं प्लेन वैनिला ऑप्शन की। इसमें क्या कंसेप्ट है दोस्तों, देखिए प्लेन वैनिला का मतलब होता है बेसिक ऑप्शन, सिंपल ऑप्शन, कोई ट्विस्ट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, राइट, नो ट्विस्ट, राइट। यहाँ पे लिखा है नो ट्विस्ट और नो कंडीशन, मतलब सिंपल ऑप्शन जिसमें कोई ट्विस्ट ना हो, कोई कंडीशन ना हो। और दोस्तों ये हेजिंग के लिए आइडियल माना जाता है, लिखा गया है ना, इट इज आइडियल फॉर हेजिंग। सिंपल बाय सेल राइट होता है बस, ठीक है, इट इज वेरी आइडियल फॉर हेजिंग। वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेन वैनिला ऑप्शन। दोस्तों दूसरा ऑप्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑप्शन। ये क्या होता है, इसका मतलब कि दो या ज्यादा ऑप्शन को मिक्स करना, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि टू और मोर ऑप्शन को आप क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, यू आर मिक्सिंग कर रहे हैं। क्यों मिक्स कर रहे हैं, ताकि प्रीमियम को कम करने के लिए मिक्स कर रहे हैं। देखिए रीजन साफ साफ लिखा है, टू रिड्यूस द प्रीमियम यू आर मिक्सिंग। सेक्रीफाइस क्या होता है, तो जो आपका अपसाइड रिस्क है, अपसाइड या रिस्क बढ़ जाता है, राइट। तो या तो अपसाइड को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं या रिस्क जोड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ा है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कॉल स्प्रेड है, क्या है, कॉल स्प्रेड। तो कॉल स्प्रेड में क्या होगा, एक बाय होगा और एक क्या होगा, सेल होगा, एक बाय और एक सेल, राइट। तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉल स्प्रेड। तो हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑप्शन की, इसका मतलब कि दो या ज्यादा ऑप्शन को मिक्स करना। वी आर मिक्सिंग टू और मोर ऑप्शन, राइट। क्यों मिक्स कर रहे हैं, ताकि प्रीमियम को कम करने के लिए। सेक्रीफाइस क्या होता है, आपका अपसाइड या रिस्क बढ़ जाता है। कॉल स्प्रेड में क्या होता है, एक बाय और एक सेल का ऑप्शन होता है।
उसके बाद आता है हमारा जीरो कॉस्ट ऑप्शन। जीरो कॉस्ट ऑप्शन क्या होता है दोस्तों, नाम से ही क्लियर है कि प्रीमियम को जीरो कर दीजिए, मतलब फ्री हो जाएगा, राइट। नो प्रीमियम, नो प्रीमियम मतलब क्या हो जाएगा, ये नो प्रीमियम मतलब कि फ्री हो जाएगा, राइट। पर फ्री लंच नहीं होता है, रिस्क तो एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। कंडीशन होती है कि अगर मार्केट एक्सट्रीम मूव करे तो आपको एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं जीरो कॉस्ट ऑप्शन, नो प्रीमियम, प्रीमियम नहीं पे करना है। लेकिन देखिए कोई चीज फ्री लंच होता नहीं है, तो यहाँ पे होल्डर जो है ना वो एक कंडीशनल रिस्क को एक्सेप्ट कर रहा होता है कि अगर मार्केट एक्सट्रीमली मूव करेगा तो आपको एक्स्ट्रा रिस्क लेना पड़ेगा। ये जीरो कॉस्ट ऑप्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर जो आप बोलिए। उसके बाद आता है रेंज फॉरवर्ड। रेंज फॉरवर्ड मतलब कि आपको एक रेंज मिलता है, अगर मार्केट बहुत ऊपर गया तो आपको हायर रेट देना पड़ेगा, मतलब अपसाइड को कैप कर दिया गया है, डाउन साइड भी लिमिटेड है। मतलब सिंपल सी बात है, रेंज फॉरवर्ड का मतलब होता है कि आपको एक रेंज मिल जाएगा और रेंज में मान लीजिए कि मार्केट जो है ना आपका वो ऊपर चला गया, राइट, तो आपको क्या मिल जाएगा, हायर रेट देना पड़ेगा, यू हैव टू गिव द हायर रेट, राइट। तो मतलब अपसाइड कैप है और डाउन साइड भी क्या है, लिमिटेड है। फिर एक आता है हमारा बैरियर ऑप्शन। बैरियर ऑप्शन क्या होता है वो जरा देख लीजिए कि प्रोटेक्शन तब तक ही है जब तक मार्केट एक सर्टेन लेवल क्रॉस नहीं करता। लिखा है ना, प्रोटेक्शन तब तक आपको मिलेगा जब तक मार्केट एक सर्टेन लेवल क्रॉस नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे जो कंसेप्ट है ना दोस्तों, ये हमारा बैरियर में वो होता है नॉक इन एंड नॉक आउट। क्या बोलते हैं इसको, नॉक इन और बोलते हैं इसको नॉक आउट। ये कंसेप्ट है, मतलब अगर बैरियर हिट हो गया ऑप्शन एक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो जाता है, समझे। तो यही चीज है, मतलब आपको प्रोटेक्शन तब तक मिलेगा जब तक मार्केट एक सर्टेन लेवल क्रॉस नहीं करता है। इसको बोलते हैं नॉक इन और नॉक आउट। अगर बैरियर हिट हो गया तो ऑप्शन डीएक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो जाता है। चलिए आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपको। चलिए एग्जाम के लिए 3 फैक्ट याद रखेंगे। प्लेन वैनिला मतलब कोई कंडीशनल नहीं, कोई कंडीशन नहीं होता। जीरो कॉस्ट मतलब कि आप रिस्क को ट्रेड ऑफ कर रहे हैं जीरो प्रीमियम देकर, मतलब प्रीमियम नहीं पे कर रहे हैं लेकिन रिस्क तो ले रहे हैं, आप कंडीशनल रिस्क ले रहे हैं। और बैरियर ऑप्शन में क्या होता है कि नॉक इन और नॉक आउट का कंसेप्ट है बेस्ड ऑन मार्केट मूवमेंट। अगर बैरियर हिट हो गया ऑप्शन एक्टिवेट या डीएक्टिवेट हो जाता है। नॉक इन मतलब होता है डीएक्टिवेट होना, नॉक आउट मतलब डीएक्टिवेट होना। चलिए जवाब दीजिएगा, कौन सा ऑप्शन होता है जिसमें कोई प्रीमियम नहीं पे करते लेकिन रिस्क तो बढ़ता है। प्लेन वैनिला में कोई कंडीशन नहीं है, बैरियर नहीं होगा, इसका सही जवाब है जीरो कॉस्ट। जीरो कॉस्ट में क्या होता है, कोई प्रीमियम आप नहीं पे करते लेकिन रिस्क तो आता है, क्योंकि प्रीमियम वेव्ड है पर रिस्क एक्सेप्ट करना पड़ता है। रिस्क यू हैव टू एक्सेप्ट, राइट, एंड प्रीमियम इज वेव्ड। चलिए अब ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, तो चलिए इसको रिकैप कर लेते हैं की पॉइंट्स को। तो पहले मैंने क्या बताया आपको, प्लेन वैनिला। प्लेन वैनिला में क्या बताया कि सिंपल हेजिंग का ऑप्शन होता है, जीरो कॉस्ट में कोई प्रीमियम रिस्क नहीं होता है, रेंज फॉरवर्ड में हायर रेट रिस्क आता है, बैरियर ऑप्शन में कंडीशनल लॉस आता है, राइट। तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखेंगे हम लोग। तो प्लीज देख लीजिए, प्लेन वैनिला सिंपल हेजिंग, जीरो कॉस्ट नो प्रीमियम रिस्क, और रेंज फॉरवर्ड मतलब हायर रेट रिस्क, और बैरियर ऑप्शन में क्या होता है, बैरियर ऑप्शन में क्या होता है दोस्तों, कंडीशनल लॉस होता है, राइट। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्लेन वैनिला सिंपल है जैसे आइसक्रीम होता है, राइट, जीरो कॉस्ट फ्री है लेकिन रिस्की है। और रेंज फॉरवर्ड मतलब कि आपको रेंज में बढ़ा हुआ है, रेंज में बांधे हुए हैं आप। और बैरियर मतलब कि गेट लग गई है, क्रॉस हुआ तो गेम चेंज, समझे। तो ये सब कीवर्ड है। प्लेन वैनिला मतलब सिंपल नो कंडीशन, जीरो कॉस्ट मतलब प्रीमियम जीरो रिस्क हाई, रेंज फॉरवर्ड मतलब रेंज में डील, लिखा है ना। रेंज फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ कि रेंज में ही डील करेंगे, समझे। बैरियर मतलब कि नॉक इन और नॉक आउट। क्या होता है बैरियर का मतलब, नॉक इन या नॉक आउट, ठीक है, बेस्ड ऑन मार्केट मूव। चलिए तो आई होप ये आपको याद रहेगा। आगे बात करते हैं हम लोग बेंचमार्क रेट बेसिक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स बेंचमार्क रेट सुनते ही लगता है कि क्या है ये, ठीक है, सिंपल सी बात है, इंटरेस्ट रेट जो आपको लोन या डिपॉजिट पर मिलता है वो मार्केट के बेंचमार्क से लिंक होता है। लिखा है ना, जो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है ना जी लोन या डिपॉजिट पे, ठीक है, वो बेंचमार्क से लिंक होता है। और दोस्तों बेंचमार्क मतलब कि मार्केट का ट्रेंड इंडिकेटर होता है, मार्केट का ट्रेंड बताता है। जैसे डॉलर के लिए बात कर ले तो डॉलर के लिए जो बेंचमार्क होता है वो ARR होता है, ठीक है, तो जिसको SOFR बोलते हैं, अल्टरनेट रेफरेंस रेट बोलते हैं, SOFR है हमारा, राइट। तो USD में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो आपका अल्टरनेट रेफरेंस रेट जैसे SOFR होता है। SOFR का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। किसके लिए होता है, टर्म लैंडिंग के लिए होता है। और यदि ओवरनाइट कर रहे हैं तो फेड रेट होता है। तो देखिए USD में दो बेंचमार्क है, एक तो SOFR है और एक फेड रेट है। SOFR है टर्म लैंडिंग के लिए, फेड रेट है ओवरनाइट के लिए, समझिए। तो ये तो हमारा USD बेंचमार्क की बात हो गई।
उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा लाइबॉर। लाइबॉर हमारा ओल्ड हीरो है। लाइबॉर पहले ग्लोबल बेंचमार्क था पर अब फेज आउट हो गया है। यहाँ देखिए लिखा गया है लाइबॉर को अब फेज आउट कर दिया गया, पहले ये ग्लोबल बेंचमार्क था, राइट। तो किसको रिप्लेस कर दिया लाइबॉर ने? एसओएफआर ने लाइबॉर को रिप्लेस कर दिया। लिखा था रिप्लेस हुआ है बाय एसओएफआर। एग्जाम में एग्जैक्ट ये फैक्ट आता है कि लाइबॉर को किस चीज ने रिप्लेस किया था? एसओएफआर। देखिए दोस्तों वही पॉइंट आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार आया है और जो बुलेट पॉइंट फॉर्मेट में जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो यदि आप इस तरह की पीडीएफ को चाहते हैं फॉर्मेट में तो जो कि डाउनलोडेबल होता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें इस नंबर पर। हमारा ऐप है, ऐप के अंदर कोर्स अवेलेबल है जिसका नाम है बीएफएम कैप्सूल कोर्स। उसके अंदर आपको ये सभी चीजें मिल जाती है। तो लाइबॉर को किसने रिप्लेस किया? एसओएफआर ने रिप्लेस किया। अब दोस्तों भारत में जो बेंचमार्क है वो है ओवरनाइट माइबॉर। क्या नाम है? ओवरनाइट माइबॉर, राइट। इसको बोलते हैं ओवरनाइट मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। और कौन पब्लिश करता है? एफबीआई पब्लिश करता है। कब? डेली 9:50 पे सुबह में। और दोस्तों माइबॉर टेक्निकली एक दिन का रेट होता है पर शॉर्ट और मीडियम टर्म लैंडिंग में भी यूज होता है। लिखा है ना? तो ये तो होता है टेक्निकली ओवरनाइट रेट होता है, लेकिन आप इसको शॉर्ट और मीडियम टर्म लैंडिंग में भी यूज कर सकते हैं माइबॉर को। चलिए बताइए तो हमने क्या क्या पॉइंट देखा? लाइबॉर को किसने रिप्लेस किया है? लाइबॉर को रिप्लेस किया है एसओएफआर ने। एसओएफआर क्या है? हमारा अल्टरनेट रेफरेंस रेट है। ओवरनाइट माइबॉर कौन अनाउंस करता है? एनएससी पहले अनाउंस करता था, अब एफबीआई अनाउंस करता है पोल सिस्टम के माध्यम से। और माइबॉर वन डे इंटरबैंक मनी मार्केट रेट है। चलिए कुछ सवाल आपसे पूछते हैं, जवाब दीजिएगा। विच बेंचमार्क रेट रिप्लेस लाइबॉर? तो लाइबॉर को किसने रिप्लेस किया? एसओएफआर ने रिप्लेस किया, राइट। क्योंकि लाइबॉर फेज आउट हो चुका है और एसओएफआर आपका एआरआर बन गया है। देखिए सब कंट्री का एआरआर अलग अलग होता है। ये जो एसओएफआर है वो यूएस का है, ठीक है। तो प्लीज अब हम एक बार फाइनली रिकॉल कर लेते हैं। यूएसडी का बेंचमार्क है एसओएफआर या फेड रेट, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है? अभी मैंने बताया था कि एसओएफआर जो होता है आपका वो टर्म लैंडिंग के लिए, फेड रेट ओवरनाइट के लिए है। फिर आप ये अभी सेकंड पॉइंट देख सकते हैं कि इंडियन का जो बेंचमार्क है ओवरनाइट माइबॉर है। लाइबॉर को एसओएफआर से रिप्लेस कर दिया गया। एफबीआई माइबॉर पब्लिश करता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए लाइबॉर आपको लाइबॉर में एल वर्ड एल चला गया और एसओएफआर में सेकंड जनरेशन। माइबॉर मुंबई का रेट, एफबीआई जो है 10 बजे से पहले फिक्स करता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा रेट क्या है, कब है, कैसे होता है। अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एफआरए, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। आइए समझते हैं। तो दोस्तों एफआरए का मतलब है कि आज ही इंटरेस्ट रेट फिक्स कर लो फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। फिक्स इंटरेस्ट रेट नाउ फॉर द फ्यूचर पीरियड, इसको एफआरए बोलते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है तो एफआरए ले लीजिए और अपना रेट लॉक कर लीजिए। मतलब आपको ये डाउट है कि जो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ने वाला है, इफ यू हैव अ डाउट दैट इंटरेस्ट रेट इज गोइंग टू इंक्रीज इन द फ्यूचर, देन व्हाट यू डू, तो आप एफआरए ले लीजिए और अपना रेट को लॉक कर लीजिए। टेक एफआरए एंड लॉक द रेट, समझे, एंड लॉक द रेट। तो दैट इज कॉल्ड फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। तो दोस्तों यह एक हेज है अगेंस्ट फ्यूचर रेट वोलेटिलिटी। दिस इज द काइंड ऑफ हेज, दिस इज द काइंड ऑफ हेज अगेंस्ट फ्यूचर रेट वोलेटिलिटी। तो इसको एफआरए हम लोग बोलते हैं। अब दोस्तों एफआरए और आईआरएस में क्या अंतर होता है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि एफआरए जो होता है दोस्तों वो हमारी सिंगल पेमेंट को कवर करता है। यहाँ पे देखिए की पॉइंट में समझाता हूं कि एफआरए कवर सिंगल पेमेंट। यहाँ देखिए लिखा गया एफआरए कवर सिंगल पेमेंट, राइट। मतलब एक ही सेटलमेंट होता है एफआरए का। और जो हमारा इंटरेस्ट रेट स्वैप होता है उसमें सीरीज ऑफ पेमेंट होती है। आप बोलिएगा दोनों का तो एक ही काम है कि हेजिंग का पर्पस के लिए काम करता है, चाहे एफआरए हो या आईआरएस हो। हाँ तो देखिए ये सब कुछ बातें होती है ना जो हम लोग पढ़ने वक्त छोड़ देते हैं और मैं आपको वही चीज समझा रहा हूँ। देखिए एफआरए का मतलब कि आज ही इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर लो फ्यूचर के लिए। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है तो एफआरए ले लीजिए, अपना रेट को लॉक कर लीजिए। एफआरए आईआरएस में क्या अंतर है कि एफआरए में सिंगल पेमेंट होता है, एक ही सेटलमेंट होती है, जबकि आईआरएस में हमारा सीरीज ऑफ पेमेंट होता है। तो कह सकते हैं ऐसा कि जो हमारा एफआरए है वो क्या है, वो शॉर्ट टर्म फिक्स है। क्या है दोस्तों? ये शॉर्ट टर्म फिक्स है, राइट। और आईआरएस क्या है दोस्तों? आईआरएस क्या है? आईआरएस हमारा लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट है। आईआरएस इज अ काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट। आई थिंक दिस इज क्लियर। एफआरए शॉर्ट टर्म फिक्स, आईआरएस इज लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट। तो अब देखिए एक सवाल पूछा जाता है कि जैसे हम बोलते हैं 6/12 एफआरए, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए जो पहला नंबर होता है ना 6, पहला नंबर 6 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ स्टार्ट गैप। इसका मतलब होता है स्टार्ट गैप। स्टार्ट गैप का मतलब 6 मंथ अहेड, 6 मंथ अहेड, समझे। चलिए उसके बाद सेकंड नंबर जो 12 है, 12 का मतलब होता है दोस्तों कि एंड गैप। एंड गैप, एंड गैप का मतलब नेक्स्ट 6 मंथ। एंड गैप का मतलब होता है नेक्स्ट 6 मंथ,
ठीक है। तो कहने का मतलब कि 6/12 यदि हम लिख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है कि आप आज रेट फिक्स कर रहे हैं जो 6 महीने बाद स्टार्ट होगा और नेक्स्ट 6 महीने तक चलेगा। समझे? तो पहले देखिए 6/12 का सिंपल सा मतलब है कि पहला 6 का मतलब कि स्टार्ट गैप, स्टार्ट गैप का मतलब कि 6 महीना बाद। ठीक है, तो 6 महीना बाद स्टार्ट होगा। और दूसरा नंबर होता है 12 मतलब एंड गैप। ठीक है, मतलब नेक्स्ट 6 मंथ। तो जो आप आज रेट फिक्स कर रहे हैं जो 6 मंथ बाद स्टार्ट होगा और 6 महीने तक चलेगा। समझे? जो मतलब जो भी रेट आप आज फिक्स करेंगे ना, कब स्टार्ट होगा, स्टार्ट गैप बताता है ये 6 महीने बाद स्टार्ट होगा। कब तक चलेगा? तो 6 महीने तक चलेगा। समझे? सेटलमेंट की बात कर लें तो स्टार्ट ऑफ द पीरियड पर सेटलमेंट होता है और अमाउंट को डिस्काउंट करते हैं टाइम के लिए, लिखा है ना, डिस्काउंटेड फॉर टाइम। सेटलमेंट कब होता है? स्टार्ट ऑफ द पीरियड। ठीक है। और दोस्तों इंटरेस्ट की बात कर लें तो इंटरेस्ट को हम लोग एडवांस में फिक्स करते हैं और पेमेंट एंड में होती है। ठीक है, इंटरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इंटरेस्ट को हम लोग एडवांस में फिक्स करते हैं, इंटरेस्ट फिक्स्ड इन एडवांस एंड पेमेंट एंड में होती है डिस्काउंटेड रेट पे। चलिए, आई होप ये क्लियर है। और दोस्तों रेट की कैसे, रेट कैलकुलेशन कैसे होता है, तो रेट जो है एफआरए और स्वैप रेट डिराइव होती है ट्रेजरी यील्ड कर्व से। देखिए लिखा गया यहाँ पे कि जो एफआरए और स्वैप रेट डिराइव करना है ना, ट्रेजरी यील्ड कर्व का हम लोग सहायता लेते हैं। राइट, इंडिया में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कर्व है वो यूज होती है। तो इंटरपोलेशन मेथड से एग्जैक्ट रेट निकाला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। जैसे आप एक सवाल है, ये हमने 3 कंसेप्ट को यहाँ पे फिल्टर आउट किया है। तो यहाँ देखिए एफआरए का मतलब बताया आपको कि फ्यूचर रेट वोलेटिलिटी के अगेंस्ट हेजिंग। इंटरेस्ट रेट को आप एडवांस में फिक्स कर लीजिए और एंड में पे कर दीजिए। और रेट जो है रिस्क फ्री यील्ड कर्व पे बेस्ड होता है, इंटरपोलेशन से निकाला जाता है। चलिए बताइए दोस्तों, 6/12 एफआरए का मतलब क्या हुआ? फिक्स रेट फॉर 12 मंथ, पे आफ्टर 6 मंथ, फिक्स रेट 6 मंथ अहेड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ, आईआरएस फॉर 12 मंथ। देखिए इसका सही बात है कि जो पहला 6 होता है वो क्या दिखाता है कि आप 6 मंथ के रेट को फिक्स कीजिए, अहेड रेट को फिक्स कीजिए अगले 6 महीने के लिए। तो 6 स्टार्ट टाइम है, मतलब कि आप जो आज इंटरेस्ट रेट फिक्स करेंगे वो 6 महीने बाद स्टार्ट होगा और कब तक चलेगा? अगले 6 महीने तक चलेगा। ठीक है, तो पहला नंबर स्टार्ट गैप और सेकेंड नंबर एंड गैप। तो बस ये ध्यान रखना है। कीवर्ड को रिकैप कर लीजिए। एफआरए हमारा फ्यूचर रेट को फिक्स करता है, आईआरएस जो है सीरीज पेमेंट को इंश्योर करता है। 6/12 एफआरए का मतलब हुआ 6 मंथ अहेड अगले 6 महीने तक, और सेटलमेंट पीरियड का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ द पीरियड। ठीक है, तो बस प्लीज, तो जब भी आपको ऐसा या दिखे ना 6/12 एफआरए, तो समझ जाइए कि ये फर्स्ट जो है वो स्टार्ट है, 6 महीने बाद शुरू होगा, और सेकेंड जो है वो एंड है, 12 महीना में खत्म हो जाएगा। ठीक है। और आईआरएस में क्या होता है? आईआरएस में आपको उसको याद रखिए, ऐसे याद रखिए, इंस्टॉलमेंट रेगुलरली स्टार्ट, मतलब सीरीज पेमेंट होता है। चलिए, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये बेसिक्स कंसेप्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं आईआरएस और आईएसडीए डॉक्यूमेंटेशन की ओर। तो फ्रेंड्स, यदि चीजें समझ में आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों आईआरएस की बात कर लें तो आईआरएस होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप। कौन यूज करते हैं दोस्तों? कॉर्पोरेट यूज करते हैं आईआरएस को। आईआरएस इज यूज बाय कॉर्पोरेट। ठीक है, क्यों यूज करते हैं? हेजिंग पर्पज से यूज करते हैं। राइट, मतलब हेजिंग का मतलब ये होता है कि रिस्क को कम करना। राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेजिंग? टू रिड्यूस द रिस्क। राइट, तो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं हेजिंग प्लस बैलेंस शीट मैनेजमेंट के लिए। देखिए आईआरएस जो है कौन यूज करता है दोस्तों? कॉर्पोरेट यूज करते हैं, पर्पज है हेजिंग के लिए, मतलब रिस्क कम करने के लिए। और बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज करते हैं हेजिंग और बैलेंस शीट मैनेजमेंट के लिए। लिखा गया है ना कि व्हाई डू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यूज फॉर हेजिंग एंड बैलेंस शीट मैनेजमेंट, ये मेन पर्पज है। राइट, और दोस्तों यहाँ पे बात करें आरबीआई का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से कैपिटल एडिक्वेसी मेंटेन करना पड़ता है किसके लिए? डेरिवेटिव के लिए। यहाँ पे लिखा गया है ना, कैपिटल एडिक्वेसी हैज टू बी मेंटेन फॉर डेरिवेटिव, आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से। एक टर्म में यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों आईएसडीए मास्टर एग्रीमेंट। क्या लिखा गया है? आईएसडीए मास्टर एग्रीमेंट। तो ये क्या होता है? हमारा इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन। दोस्तों ये ग्लोबल स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है जो सब डेरिवेटिव ट्रेड कवर करता है। लिखा गया है ना, स्टैंडर्डाइज ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट कवर ऑल द ट्रेड्स। मतलब दोस्तों सिंपल सी बात है कि हर ट्रेड के लिए अलग एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है, एक मास्टर एग्रीमेंट है जो सब कवर करता है। क्या नाम है इसका? आईएसडीए मास्टर एग्रीमेंट। और दोस्तों इंडियन कंटेक्स्ट की बात कर लें में जितने भी बैंक हैं वो क्या यूज करते हैं दोस्तों? वो आईएसडीए यूज करते हैं। राइट, और ये फिम्डा और फेडे के थ्रू आरबीआई कंकरेंस से क्लियर होता है। लिखा गया है क्लियर्ड बाय फिम्डा एंड फेडे विद आरबीआई कंकरेंस। और डॉक्यूमेंटेशन के 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है हमारा मास्टर एग्रीमेंट, दूसरा होता है हमारा स्केड्यूल, और तीसरा होता है ट्रेड कंफर्मेशन। तो आईएसडीए का मतलब याद रखिएगा दोस्तों, यूनिफॉर्मिटी, 2 चीजें हैं,
यूनिफॉर्मिटी प्लस लीगल क्लैरिटी, यूनिफॉर्मिटी प्लस लीगल क्लैरिटी, ये दोनों मिलके बनता है हमारा ISDA। चलिए, तो ISDA के बारे में याद रखेंगे, नो नीड फॉर सेपरेट एग्रीमेंट पर ट्रेड, मतलब हर ट्रेड के लिए सेपरेट एग्रीमेंट की आवश्यकता नहीं है। ISDA का नॉर्म जो सेट करता है वो कैसे सेट होता है, देखिए, जुरिडिक्शन, वैल्यूएशन, नेटिंग, क्रेडिट एनहांसमेंट। और भारतीय बैंक जो है ISDA यूज करती है, जो कि फिम्डा और फेडे के द्वारा क्लियर किए जाते हैं। सो इंडियन बैंक यूज ISDA क्लियर्ड बाय फिम्डा एंड फेडे। तो सवाल है कि विच डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड गवर्न डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ग्लोबली, कौन सा डॉक्यूमेंट स्टैंडर्ड है जो कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को ग्लोबली गवर्न करता है। ऑप्शन दे रखा है RBI सर्कुलर, फेडे मैनुअल, ISDA मास्टर एग्रीमेंट और बेसल नॉर्म। दोस्तों सही जवाब है इसका ISDA मास्टर एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है स्वैप एंड डेरिवेटिव के लिए। ये जो ISDA मास्टर एग्रीमेंट है ना, ये किसके लिए है दोस्तों, स्वैप एंड डेरिवेटिव के लिए ये मास्टर एग्रीमेंट है, जो कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को ग्लोबली गवर्न करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, तो दोस्तों एक बार रिकैप कर लीजिए क्या क्या पॉइंट मैंने बताया आपको। IRS का यूज बताया, IRS का यूज कहाँ होता है, तो IRS का यूज होता है हमारा हेजिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए। फिर सेकंड पॉइंट आपको बताया ISDA एग्रीमेंट, ISDA एग्रीमेंट ग्लोबल स्टैंडर्ड है, डॉक्यूमेंटेशन के 3 स्टेजेस होते हैं, और जो फिंडा और फिडई होता है वो इंडियन अप्रूवल है, राइट। तो IRS यानी इंटरेस्ट रेट स्वैप, यानी रिस्क को स्वैप कर दीजिए। ISDA हमारा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर डेरिवेटिव एग्रीमेंट। IRS दोस्तों हेजिंग होता है कॉर्पोरेट के लिए, और हेजिंग और बैलेंस शीट मैनेजमेंट फॉर बैंक। कॉर्पोरेट के लिए IRS होता है हेजिंग पर्पस के लिए, और बैंक के लिए हेजिंग और बैलेंस शीट मैनेजमेंट। ISDA हमारा ग्लोबल स्टैंडर्ड है, और इंडियन बैंक ISDA कौन क्लियर करता है, तो फिम्डा और फेडे क्लियर करता है। डॉक्यूमेंटेशन में 3 स्टेज बताया आपको, क्या क्या स्टेज था, एक तो हमारा मास्टर एग्रीमेंट है, उसके बाद स्केड्यूल है, और प्लस ट्रेड कंफर्मेशन। ठीक है, ये 3 स्टेजेस होते हैं डॉक्यूमेंटेशन। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग ALM एंड लिक्विडिटी रिस्क। इसमें क्या कंसेप्ट है जरा वो देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों, ALM और लिक्विडिटी रिस्क का मीनिंग क्या होता है, पहले ALM से स्टार्ट करते हैं। ALM प्रोसेस क्या होती है, तो देखिए ALM का मतलब होता है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। प्रोसेस बहुत सिंपल है, एसेट और लायबिलिटी को टाइम बकेट में प्लॉट करें और देखें कि इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो का गैप कितना है। ठीक है, तो ALM का प्रोसेस कैसा होता है कि आप प्लॉट कीजिए एसेट लायबिलिटी को टाइम बकेट में, राइट। ये प्लॉट एसेट एंड लायबिलिटी को टाइम बकेट में प्लॉट कीजिए और देखिए कि इनफ्लो और आउटफ्लो का गैप क्या है। दैट मीन्स यू मेजर द गैप बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो। तो ये होता है हमारा ALM। तो ये जो गैप है वही लिक्विडिटी रिस्क क्रिएट करता है अगर मिसमैच हो गया तो यहां लिखा गया है ना, तो ये जो हमारा गैप है ये क्या क्रिएट करता है, लिक्विडिटी रिस्क क्रिएट करता है। अगर मान लीजिए मिसमैच हो जाता है किसी कारणवश, तो ALM का प्रोसेस आपको बताया कि एसेट और लायबिलिटी को टाइम बकेट में प्लॉट कीजिए और देखिए कि कितना का गैप है। और गैप क्या क्रिएट करता है, लिक्विडिटी रिस्क क्रिएट करता है। अगर मान लीजिए मिसमैच होगा, मैच्योरिटी में कोई मिसमैच आ जाए, ठीक है, तो गैप जो है वो लिक्विडिटी रिस्क क्रिएट करेगा। अब दोस्तों लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या होता है कि जब कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का टाइमिंग मिसमैच हो जाए, मेच्योरिटी मिसमैच, वही टाइमिंग बात हो रही है। जैसे आपको कल पैसा देना है पर आपको पैसा मिलेगा अगले वीक, तो यही तो होता है लिक्विडिटी रिस्क। मतलब इनफ्लो और आउटफ्लो का मैच्योरिटी मिसमैच हो जाए तो लिक्विडिटी रिस्क होता है। दोस्तों RBI शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पर फोकस करता है इंट्राडे से 1 मंथ तक। देखिए RBI का जो टाइम बैंड है, नेक्स्ट डे जो मिसमैच लिमिट है 5%, 2 to 7 डे 10%, 8 से 14 दिन 15%, 15 से 30 दिन 20%, अलग अलग बकेट के लिए, समझे। तो ये क्या है कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी पे RBI फोकस करता है। तो ये टाइम बकेट और मिसमैच का लिमिट है, ये जो लिखा है ना ये सब बकेट है, नेक्स्ट डे, 2 to 7 डे, 8 to 14 डेज, दीज आर बकेट्स। ठीक है, और यहां जो लिखा है ना 5%, 10%, 15, 20, ये क्या है दोस्तों, ये मिसमैच का लिमिट है, मैक्सिमम मिसमैच कितना आप कर सकते हैं। तो ये जो परसेंटेज होती है ना, कुमुलेटिव कैश आउटफ्लो पर बेस्ड है, आप कुमुलेटिव निकालते हैं। इसको यदि आपको डिटेल में समझना है कैसे निकाला जाता है तो हमारे कोर्स के अंदर आप इसको समझ सकते हैं। तो कुमुलेटिव बेसिस पे डिसाइड होती है, जो लोग पढ़े हुए हैं तो उनको तो रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। और दोस्तों कंटीजेंसी मेजर क्या है कि अगर मान लीजिए मिसमैच हो गया तो क्या करें, तो बैंक के पास कंटीजेंसी प्लान होनी चाहिए। कंटीजेंसी प्लान का मतलब क्या हुआ, स्टैंड बाय क्रेडिट लाइन, लिक्विड इन्वेस्टमेंट, एक्सेस सिक्योरिटी, तो ये जितने भी चीज है ना ये सब इमरजेंसी के लिए रेडी रखिए। ऑल दिस थिंग हैव टू बी केप्ट रेडी फॉर इमरजेंसी।
और ये सभी चीजें आपको इमरजेंसी के लिए रेडी रखना पड़ेगा, राइट। तो कंटीजेंसी मेजर की बात करते हैं कि ये अगर मान लीजिए मिसमैच हो गया तो बैंक के पास कंटीजेंसी प्लान होने चाहिए। कंटीजेंसी प्लान में आपका स्टैंड बाय क्रेडिट लाइन, लिक्विड इन्वेस्टमेंट, एक्सेस सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने क्या पॉइंट समझा, एक बार रिकॉल कर लीजिए। आरबीआई का फोकस क्या है? आरबीआई का फोकस है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, जिसमें इंट्राडे से लेकर 1 महीना तक आता है। मिसमैच का जो परसेंटेज होता है वो कुमुलेटिव कैश आउटफ्लो पे बेस्ड होता है। और फिर दोस्तों बैंक जो है लिक्विडिटी मैनेजमेंट पॉलिसी मेंटेन करेगी कंटीजेंसी प्लान के साथ। लिखा गया है ना कि और कंटीजेंसी मेजर में हमारा क्या क्या आएगा? स्टैंड बाय क्रेडिट लाइन, लिक्विड इन्वेस्टमेंट और एक्सेस सिक्योरिटी, ये हमारे कंटीजेंसी मेजर है। अगर मिसमैच हो गया तो बैंक के पास कंटीजेंसी प्लान होना चाहिए, स्टैंड बाय क्रेडिट लाइन, लिक्विड इन्वेस्टमेंट, एक्सेस एसएलआर सिक्योरिटी, ये होनी चाहिए। ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है। तो बताइए आरबीआई का लिमिट कितना है 2 से 7 दिन के मिसमैच के लिए? देखिए इसको ट्रिक में बताता हूं, 5, 10, 15, 20 ऐसे याद रखिए। ठीक है, तो 5 कब? नेक्स्ट डे में 5, 10 कब? 2 से लेके 7 दिन, 15 कब? 8 से लेके 14 दिन, और 20 कब? 15 से लेके 30 दिन, है ना। तो ये याद रखिए। तो 5, 10, 15, 20, तो यहां से क्या पूछा है? 2 से 7 दिन में पूछा है, क्या लिमिट है? 2 से 7 दिन में कितना लिमिट है जी? 2 से 7 दिन में दोस्तों लिमिट है हमारा 10%। समझे, तो ये लिमिट है। सही जवाब होगा इसका 10%। देखिए दोस्तों, तो इसमें कंसेप्ट क्या है? एएलएम हमारा टाइम बकेट होता है, लिक्विडिटी रिस्क मैच्योरिटी मिसमैच। ठीक है, एएलएम में क्या करते हैं आप? एसेट और लायबिलिटी को टाइम बकेट में प्लॉट करते हैं, गैप मेजर करता है। लिक्विडिटी रिस्क होता है मैच्योरिटी मिसमैच का। आरबीआई का लिमिट बता दिया, 5, 10, 15, 20, ये लिमिट है आरबीआई का रेस्पेक्टिव बकेट के लिए। और कंटीजेंसी जो होते हैं वो क्रेडिट लाइन होते हैं, राइट। तो कंटीजेंसी में क्रेडिट लाइन है, उसके बाद लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, और क्या आता है दोस्तों? एक्सेस सिक्योरिटी आता है, एक्सेस सिक्योरिटी। ठीक है, चलिए आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। अब बात करते हैं मार्केट मेकर एंड यूजर्स की। लेट्स टॉक अबाउट द मार्केट मेकर एंड यूजर्स। देखिए दोस्तों, मार्केट मेकर वो होते हैं जो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट। मार्केट मेकर कौन होते हैं? जो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि बाय सेल करना या कोट देना, राइट, इनको मार्केट मेकर बोलते हैं। कौन कौन एलिजिबल मार्केट मेकर है? तो जैसे देखिए कमर्शियल बैंक हो गए, प्राइमरी डीलर हो गए, राइट, फिर हमारे एनबीएफसी हो गए, फिर हमारे कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि आरबीआई के द्वारा परमिटेड होते हैं, ये सब के सब मार्केट मेकर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, मार्केट मेकर मतलब जो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है उसको हम लोग मार्केट मेकर बोलते हैं। और आपको नाम भी बता दिया, दीज आर सम नेम्स, कमर्शियल बैंक, प्राइमरी डीलर, एनबीएफसी, राइट, सम इंस्टीट्यूशन विच आर परमिटेड बाय आरबीआई। और दोस्तों इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड जो है ये भी अलाउड है, अगर उनके रेगुलेटर उन्हें उनके रेगुलेटर परमिट करे तो। ये हमारे मार्केट मेकर हो गए। यूजर की बात कर सकते हैं कि कौन यूज कर सकता है। तो यूजर वो होते हैं जो डेरिवेटिव या सीडीएस प्रोडक्ट यूज। फ्रेंड्स इसमें एफआईआई भी परमिटेड है, लेकिन उसमें आरबीआई का परमिशन लेना पड़ता है। एफआईआई आप जानते होंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। इसमें आरबीआई का क्या गाइडलाइन है? तो आरबीआई प्रिस्क्राइब करती है नॉर्म्स मार्केट मेकर के लिए, सीडीएस ऑपरेटर के लिए, ठीक है। और आईएसडीए मास्टर एग्रीमेंट मैंडेटरी है डेरिवेटिव के लिए। यूजर्स के अंदर आपको कॉर्पोरेट आते हैं और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आते हैं। सवाल है इनमें से कौन सा एलिजिबल मार्केट मेकर नहीं है? नहीं है पूछा गया है। तो देखिए कमर्शियल बैंक, प्राइमरी डीलर, प्रोविडेंट फंड, एनबीएफसी। सही जवाब है इसका प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड है, प्रोविडेंट फंड नहीं है, राइट। कमर्शियल बैंक है, प्राइमरी डीलर है, एनबीएफसी है। दोस्तों कीवर्ड देख लीजिए, मार्केट मेकर में हमारा बैंक आएंगे, पीडीज आएंगे, एनबीएफसी आएंगे। यूजर में कॉर्पोरेट आएंगे और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएंगे। और एफआईआई में आरबीआई का परमिशन चाहिए। सीडीएस नॉर्म्स के लिए आरबीआई का गाइडलाइंस फॉलो करना पड़ता है। तो मार्केट मेकर याद रखिएगा बड़े बड़े प्लेयर है, ठीक है। यूजर में सभी सभी लोग जो इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट में यूजर यूज, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। आईएसडीए मैंडेटरी होता है डेरिवेटिव के लिए। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा। चलिए अगला जो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है वेग नॉलेज अबाउट फ्यूचर इवेंट, यानी फ्यूचर इवेंट के बारे में हमें नॉलेज ही ना हो, इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। रिस्क क्या होता है? रिस्क हमारा क्या है? मेजरेबल अनसर्टेनिटी है, ठीक है। इसको आप प्रोबेबिलिटी के माध्यम से प्राइसिंग कर सकते हैं, राइट। रिस्क क्या है हमारा? मेजरेबल अनसर्टेनिटी है। इट कैन बी प्राइस वाया प्रोबेबिलिटी। और अनसर्टेनिटी ही रिस्क का मदर माना जाता है, ठीक है। और रिस्क मैनेजमेंट यहीं से शुरुआत होती है। और जो रिस्क है वो इंपैक्ट किसको करता है? नेट कैश फ्लो की वेरिएबिलिटी को। सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा वेरिएबिलिटी रहेगा उतना ज्यादा रिस्क होगा। यदि वेरिएबिलिटी कम है तो प्रॉफिट और लॉस भी कम होगा और हमारा रिस्क भी कम होगा, समझे।
ये ध्यान रखना है। तो अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि फ्यूचर इवेंट के बारे में वेग नॉलेज होना। रिस्क मेजरेबल अनसर्टेनिटी होता है, इसको आप प्रोबेबिलिटी के माध्यम से प्राइसिंग कर सकते हैं। अनसर्टेनिटी यानी जितने भी रिस्क है सबके जन्मदाता अनसर्टेनिटी है। रिस्क हमारे नेट कैश फ्लो वेरिएबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, और सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा वेरिएबिलिटी होगा उतना ज्यादा हमारा रिस्क होगा। वेरिएबिलिटी कम होगा तो प्रॉफिट और लॉस कम होगा, रिस्क भी कम होगा। प्लीज ये लॉजिक याद रखेंगे अनसर्टेनिटी वर्सेस रिस्क का। तो रिस्क को क्या कह सकते हैं दोस्तों? रिस्क को कह सकते हैं क्वांटिफाइबल अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क को मेजर कर सकते हैं। यदि कैश फ्लो में वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी तो बिजनेस में फ्रेंड्स वेरिएबिलिटी कम, प्रॉफिट कम, लॉसेस कम, रिस्क कम, और वेरिएबिलिटी ज्यादा मतलब ज्यादा रिस्क। सिंपल सा लॉजिक है। और दोस्तों यही बताया कि रिस्क जो है वो क्वांटिफाइबल अनसर्टेनिटी होता है। अनसर्टेनिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क को मेजर कर सकते हैं। यही तो अंतर है अनसर्टेनिटी और रिस्क में। कैश फ्लो में ज्यादा वेरिएबिलिटी होगा तो रिस्क ज्यादा होगा। बताइए कौन सा कथन सही है? रिस्क को मेजर नहीं कर सकते तो ये तो गलत है, रिस्क को मेजर किया जा सकता है। अनसर्टेनिटी इज मेजरेबल, ठीक है। तो देखिए रिस्क को क्या कहा जाता है कि ये मेजरेबल अनसर्टेनिटी होता है। रिस्क इज अ काइंड ऑफ मेजरेबल अनसर्टेनिटी। मतलब रिस्क में दोनों चीज होती है, अनसर्टेनिटी भी होती है और प्रोबेबिलिटी असेसमेंट भी होती है, राइट। तो सिंपल सी बात है, अनसर्टेनिटी जो होता है वो वेग फीचर होता है, रिस्क जो होता है वो मेजरेबल अनसर्टेनिटी होता है। यदि यदि वेरिएबिलिटी ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है, वेरिएबिलिटी कम है तो रिस्क कम है, राइट। तो प्लीज इसको ध्यान रखेंगे कि वेरिएबिलिटी और रिस्क से कैसे रिलेशन है। सिंपल सी बात है कि वेरिएबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिस्क। जितना ज्यादा वेरिएबिलिटी होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा, जितना कम वेरिएबिलिटी होगा उतना कम रिस्क होगा। तो ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों RAROC की बात करते हैं। RAROC होता है हमारा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। सी बात है, जब आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या सिर्फ रिटर्न देखते हैं? नहीं दोस्तों, इसमें ऐसा है कि इमेजिन कीजिए कि आपके पास दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ऑप्शन ए है जिसमें आपको 12% रिटर्न मिल रहा है, समझे, और लेकिन बहुत रिस्की है। 12% रिटर्न मिल रहा है लेकिन रिस्की है। और ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी में क्या है कि आपको 10% रिटर्न मिल रहा है लेकिन सेफ है, राइट। तो दो ऑप्शन आपको दे रहा हूं मैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में 12% रिटर्न मिल रहा है, बहुत ज्यादा रिस्की है। ऑप्शन बी में 10% रिटर्न मिल रहा है लेकिन सेफ है। कौन सा चूज कीजिएगा, ए या बी? तो दोस्तों अगर सिर्फ रिटर्न देखिएगा तो ए आपको बेस्ट लगेगा क्योंकि 12% मिल रहा है, लेकिन अगर रिस्क भी काउंट करेंगे ना तो पिक्चर बदल जाती है। तो यही तो कंसेप्ट है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। इसमें एक कंसेप्ट पॉइंट देखेंगे आप, लिखा जाता है रिस्क प्रीमियम। मतलब कि एक एक्स्ट्रा पैसा जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क, ठीक है। तो एक्स्ट्रा रिटर्न फॉर हायर रिस्क, यानी आप जो रिस्क ज्यादा ले रहे हैं तो जो रिटर्न आपको एक्स्ट्रा है, जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है हायर रिस्क, उसको रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। और इसमें एक वर्ड आप देखेंगे जो कि लिखता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। यानी दोस्तों सिंपल सी बात है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि जो आप रिटर्न आपको मिल रहा है उसमें से रिस्क माइनस कर दीजिए, ठीक है। रिटर्न रिस्क का जो इम्पैक्ट है वो माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाता है हमारा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, ठीक है। तो ये ट्रू कंपैरिजन का बेसिस होता है। तो ये जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है ना, ये ट्रू कंपैरिजन का बेसिस माना जाता है। और RAROC होता है दोस्तों, आपको पता ही है, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल। मतलब कि आप दो चीज मेजर करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें मेजर होती हैं, आपकी परफॉर्मेंस क्या है और कितना रिस्क आप ले रहे हैं, राइट। और ये जो RAROC है दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए की माना जाता है। दिस इज द की फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, RAROC, राइट। सिंपल सी बात है, RAROC ज्यादा होगा मतलब रिवार्ड ज्यादा होगा और इन्वेस्टर को ये ज्यादा पसंद आता है, हाईली अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर। सिंपल सी बात है, मोर RAROC, ठीक है, तो रिवार्ड विल बी मोर, और रिवार्ड विल बी मोर मीन्स इन्वेस्टर को अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को ध्यान रखना है। रिस्क प्रीमियम मतलब कि एक्स्ट्रा पैसा जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करते हैं एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यानी रिटर्न में से रिस्क को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो ये ट्रू कंपैरिजन का बेसिस होता है। RAROC के बारे में बताया कि ये परफॉर्मेंस वर्सेस रिस्क टेकन को समझाता है, इसको मेजर करता है। और लिमिटेशन क्या है रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी का? लिमिटेशन ये है कि यह मैट्रिक रिस्क को इग्नोर करता है और ये रिलायबिलिटी रिलायबल कम है। ये देखा है ना, इट इग्नोर द रिस्क एंड इट इज लेस रिलायबल, राइट। और RAROC का मतलब हायर RAROC है, मतलब क्या होता है कि हायर रिवार्ड है, ठीक है। और मतलब कि अट्रैक्ट इन्वेस्टर को ज्यादा अट्रैक्टिव पसंद आता है, इन्वेस्टर को यह ज्यादा पसंद आता है। तो दोस्तों ये तीन फैक्ट को याद रखेंगे। तो देखिए ये पूछा जाता है कि RAROC और ROA ROD में कौन ज्यादा बेटर है? RAROC ज्यादा बेटर है रिस्क सेंसिटिव परफॉर्मेंस के लिए।
और अभी मैंने आपको समझाया कि जो हमारा रिस्क प्रीमियम है वो वेरिएबिलिटी इन कैश फ्लो को कॉम्पेंसेट करता है, राइट। हायर आरएआरओसी का मतलब मार्केट और शेयर होल्डर प्रीफर किए करेंगे इसको। तो एक सवाल है कि कौन सा मैट्रिक जो है बेस्ट अकाउंट करता है रिस्क के लिए परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में? आरओई नहीं, आरओई नहीं, आरएआरओसी बिल्कुल सही, राइट। आरएआरओसी होता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न फॉर रिस्क, ये ट्रू मेजर होता है, राइट। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे दो तीन पॉइंट को देख लीजिए कि रिस्क प्रीमियम क्या होता है। रिस्क प्रीमियम हमारा एक्स्ट्रा रिटर्न होता है। आरएआरओसी क्या है? ये आरएआरओसी हमारा है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। दो चीज लिखा है, आरओए, आरओए और आरओई। इसमें क्या करते हैं हम लोग, रिस्क को इग्नोर, ये इसका लिमिटेशन क्या है कि ये रिस्क को इग्नोर करता है। और हाई आरएआरओसी मतलब आपका हाई प्रेफरेंस होता है, राइट। तो ये दो से तीन पॉइंट याद रखेंगे कि आरएआरओसी रिस्क को काउंट करता है, आरओए और आरओई नहीं काउंट करता है। इसीलिए दोस्तों रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको ट्रू पिक्चर बताता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रिस्क गवर्नेंस स्ट्रक्चर, राइट। तो रिस्क गवर्नेंस स्ट्रक्चर में पहला आता है हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, राइट। तो देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कैसे समझिए कि हमारा टीम ऑनर है। ये क्या है? हमारा टीम ऑनर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझिए टीम ऑनर है। वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े रूल सेट करते हैं, बड़े बड़े रूल सेट करेंगे, बजट सेट करेंगे और स्ट्रेटजी सेट करते हैं, राइट। बिग रूल, बजट, स्ट्रेटजी। तो ये हमारा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इनको कहा जाता है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो जैसे क्रिकेट टीम होता है तो टीम के जो ऑनर होते हैं वो कौन होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये देखिए ना क्या क्या सेट करता है, वो यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट कमिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग आरएमसी, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। ये क्या करते हैं दोस्तों? गाइडलाइन इंप्लीमेंट करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, प्लेयर के परफॉर्मेंस को चेक करेंगे और इंश्योर करेंगे कि गेम प्लान फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझिए। देखिए दो चीजें हैं, एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और एक हमारा आरएमसी है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करता है दोस्तों? टीम का ऑनर होता है। और आरएमसी समझिए कि कोच होता है, ऐसे समझिए। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टीम का ऑनर है, आरएमसी क्या है? हमारा कोच है। तो टीम का ऑनर बड़े बड़े रूल सेट करते हैं, बजट सेट करते हैं, स्ट्रेटजी सेट करते हैं। और जो आरएमसी होता है वो गाइडलाइन को इंप्लीमेंट करता है, चेक करता है प्लेयर के परफॉर्मेंस को और इंश्योर करता है कि गेम का प्लान जो है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो यही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। वो पॉलिसी, प्रोसीड्यूर, एग्रीगेट रिस्क लिमिट सब सेट करता है। और जो आरएमसी होता है वो बोर्ड लेवल का सब कमिटी होता है, राइट। वो गाइडलाइन इंप्लीमेंट करेगा, रिपोर्टिंग करेगा, प्रूडेंशियल लिमिट सेट करेगा, रिस्क मॉडल को रिव्यू करेगा, स्टाफिंग करेगा, राइट। तो गोल यही है कि इंश्योर करना कि जो रिस्क प्रोसेस है वो पॉलिसी को फॉलो करे और मॉडल रोबस्ट हो। तो सिंपल सी बात है, बोर्ड अल्टीमेट अथॉरिटी होता है, ऐसे याद रखिए। बोर्ड जो होता है वो हमारा अल्टीमेट अथॉरिटी है और आरएमसी जो है, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी जो है, वो एग्जीक्यूशन करता है और रिव्यू करता है। यहां देखिए लिखा गया है आरएमसी क्या करेगा? दो काम करेगा, एग्जीक्यूशन एंड रिव्यू, राइट। तो इस दोनों मिलके जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेफ बनाते हैं। बोथ ऑफ देम कीप द ऑर्गेनाइजेशन सेफ फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम रिस्क शॉक। तो रिस्क के शॉक से दोनों ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनाते हैं? सेफ बनाते हैं। चलिए तो दोस्तों पहला सवाल है कि विच बॉडी हैज ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिस्क मैनेजमेंट? कौन सी बॉडी है जिसको ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है रिस्क मैनेजमेंट के लिए? रिस्क कमेटी, ऑडिट कमेटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आरबीआई। बताइए किसको किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? सही जवाब है इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड क्या करता है दोस्तों? ये पॉलिसी फ्रेम करेगा, ठीक है, पॉलिसी फ्रेम करता है। और क्या करता है दोस्तों? लिमिट सेट करता है। मतलब बोर्ड की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, राइट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बोर्ड की। चलिए तो दो तीन पॉइंट को याद रखेंगे। बोर्ड अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क पॉलिसी एंड लिमिट। आरएमसी का क्या रोल है? गाइडलाइन इंप्लीमेंट करना, रिव्यू करना प्रूडेंशियल लिमिट को। और रिस्क मॉडल जो है रोबस्ट होना चाहिए, रोबस्टनेस के साथ इसको पीरियोडिकली आपको रिव्यू भी करना है, पीरियोडिकली आपको क्या करना है? रिव्यू भी करना है, राइट। ये तीन पॉइंट है। यानी बोर्ड समझिए कि बिग बिग बॉस है और आरएमसी समझिए कि कोच है, ठीक है। बोर्ड पॉलिसी मेकर और आरएमसी जो है वो पॉलिसी के इंप्लीमेंटर है। दोस्तों वोलेटिलिटी की बात कर लें तो इमेजिन कीजिए कि आपके दोस्त का मूड स्विंग हो रहा है, कभी हैप्पी है, कभी एंग्री है, कभी न्यूट्रल है। अगर मूड ज्यादा चेंज होता है, राइट, मतलब हाई वोलेटिलिटी है, तो मार्केट भी ऐसे ही बिहेव करता है दोस्तों। मार्केट जो है वो ऐसे ही बिहेव करता है। तो मीन का मतलब क्या होता है दोस्तों? मीन का मतलब होता है एवरेज रिटर्न, एवरेज रिटर्न। मीन का मतलब ये होता है दोस्तों एवरेज रिटर्न,
समझे। एवरेज रिटर्न कैसे निकालते हैं, हाउ डू वी कंप्यूट एवरेज रिटर्न? तो क्या करते हैं कि सारे वैल्यू को जोड़ लीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए तो मीन मिल जाएगा। उसके बाद आता है हमारा वेरिएंस। वेरिएंस में क्या है, कितना स्प्रेड है रिटर्न का, ये बताता है कि स्प्रेड ऑफ रिटर्न। समझे। तो देखिए कैसे निकालते हैं, आपका जो स्क्वायर डेविएशन है सबको जोड़ दीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए तो वेरिएंस मिल जाएगी। वोलेटिलिटी क्या होता है, वोलेटिलिटी होता है अंडर रूट वेरिएंस। यहाँ देखिए अंडर रूट वेरिएंस होता है वोलेटिलिटी। तो देखिए सिंपल सी बात है, आपको वेरिएंस पहले निकालना है, वेरिएंस का अंडर रूट लेना है तो आपको मिल जाएगा एसडी, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर एक आता है हमारा हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी क्या होता है, व्हाट इज हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी? सिंपल सी बात है कि पास्ट डेटा से कैलकुलेट होता है, इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द पास्ट डेटा। और एक होता है हमारा इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। ये क्या होता है, यानी ऑप्शन प्राइस से निकलती है, राइट, इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम ऑप्शन प्राइस। और ये हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है, यानी मार्केट का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बताता है, राइट। ये क्या बताता है, मार्केट का फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इसको बोलते हैं इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। तो दोस्तों वोलेटिलिटी क्या बताता है, वोलेटिलिटी बताता है रिस्क का लेवल। समझे, वोलेटिलिटी आपको सिंपल सा बात बताता है कि रिस्क का क्या लेवल है। ज्यादा वोलेटिलिटी मतलब ज्यादा अनसर्टेनिटी, इन्वेस्टर यूज करते हैं ताकि ऑप्शन को प्राइस कर सकें, रिस्क को मैनेज कर सकें। और वोलेटिलिटी का सिंपल सा मतलब समझिएगा कि सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेविएशन। ठीक है, ये होता है वेरिएंस, वेरिएंस होता है हमारा, राइट। तो प्लीज ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। चलिए सवाल है कि एग्जाम के लिए दो तीन फैक्ट याद रखेंगे। वोलेटिलिटी क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। वोलेटिलिटी मींस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो अंडर रूट वेरिएंस से निकालते हैं। वेरिएंस कैसे निकालते हैं, तो आपके पास जो स्क्वायर डेविएशन है सबको जोड़ दीजिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए। और इम्प्लाइड और हिस्टोरिकल सेम नहीं होता है, इम्प्लाइड एंड हिस्टोरिकल आर नॉट द सेम। क्योंकि दोस्तों इम्प्लाइड जो होता है वो ऑप्शन प्राइस से होता है, ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है। ये क्या होता है हमारा, फॉरवर्ड लुकिंग होता है। और जो हमारा हिस्टोरिकल होता है वो पास्ट डेटा होता है। हिस्टोरिकल वोलेटिलिटी को डिफाइंड पीरियड चाहिए और डिफाइंड फ्रीक्वेंसी चाहिए, समझे। तो ये ध्यान रखना है। चलिए बताइए कौन सा वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी मेजर है फॉरवर्ड लुकिंग है। विच वोलेटिलिटी मेजर इज फॉरवर्ड लुकिंग, हिस्टोरिकल, रियलाइज, इम्प्लाइड, स्टैंडर्ड? सही जवाब है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, प्लीज रिमेंबर इट। तो एग्जाम के लिए दो तीन फैक्ट याद रखेंगे। वोलेटिलिटी क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, किसका, तो रिटर्न का। ठीक है, हिस्टोरिकल हमारा वोलेटिलिटी पास्ट डेटा होता है, इम्प्लाइड हमारा ऑप्शन प्राइस होता है। ठीक है, तो आप इम्प्लाइड को कह सकते हैं कि मार्केट का फ्यूचर व्यू है, मार्केट्स फ्यूचर व्यू। ठीक है, और जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है हमारा, स्क्वायर डेविएशन होता है, राइट। तो प्लीज इसको याद कर लेंगे। हिस्टोरिकल मतलब पास्ट डेटा, इम्प्लाइड मतलब विजन यानी कि फ्यूचर, प्लीज रिमेंबर इट। तो वोलेटिलिटी, स्टैंडर्ड डेविएशन, हिस्टोरिकल, पास्ट डेटा, इम्प्लाइड यानी ऑप्शन प्राइस, और वेरिएंस यानी कि स्क्वायर डेविएशन। अब दोस्तों वोलेटिलिटी और टाइम हॉरिजन में क्या रिलेशन है वो जरा देख लीजिए। तो दोस्तों मार्केट का रिस्क टाइम के साथ कैसे बढ़ता है, लीनियर नहीं दोस्तों, हम समझेंगे स्क्वायर रूट ऑफ टाइम रूल। एक कंसेप्ट है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टाइम रूल। यानी मार्केट के साथ जो रिस्क टाइम है, मार्केट का जो रिस्क है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करता है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ टाइम रूल। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप डेली 1.5% का रिस्क लेते हैं, कितने परसेंट का, 1.5% का आप डेली रिस्क लेते हैं, ये आपका डेली रिस्क है, कितना, 1.5% का। अगर मान लीजिए 30 दिन तक आप इन्वेस्ट करते हैं, इफ यू इन्वेस्ट इट फॉर 30 डेज, राइट, तो क्या रिस्क होगा दोस्तों, 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 30 हो जाएगा, अंडर रूट 30, नॉट 30, अंडर रूट, इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ टाइम कहते हैं। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 30 हो जाएगा, यानी दोस्तों कुल मिलाकर आ जाएगा 8.22%। क्योंकि दोस्तों रिस्क स्केल होता है अंडर रूट टाइम से, रिस्क का जो स्केलिंग होता है ना अंडर रूट टाइम से होता है, लिनियरली स्केल नहीं होता है, इट इज नॉट स्केल लिनियरली। कैसे होता है, अंडर रूट टाइम से स्केल होता है। ठीक है, तो प्लीज इसको याद कर लेंगे। तो लॉन्गर हॉरिजन मतलब हायर वोलेटिलिटी, सिंपल सी बात है ना, अंडर रूट टी लिखा है ना, जितना ज्यादा टी होगा, हॉरिजन बढ़ेगा तो वोलेटिलिटी भी बढ़ेगा। क्योंकि वोलेटिलिटी का फॉर्मूला ही है डेली वोलेटिलिटी मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट टी, मतलब स्केलिंग फैक्टर यहाँ पे अंडर रूट टी है, बस ये ध्यान रखना है। तो जैसे आपका डेली 1.5% दिया हुआ है और एक महीना में 30 दिन होता है, तो 30 का अंडर रूट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.5 इंटू अंडर रूट 30 से, तो 8.22 हो जाएगा। कभी कभी रिवर्स कैलकुलेशन भी करना पड़ता है, मान लीजिए कि 36 डे का वोलेटिलिटी 18% है, पूछेगा डेली वोलेटिलिटी बता दो, तो वहां पे अंडर रूट टी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 18 को अंडर रूट 36 से डिवाइड कर देंगे, यानी 80/6 यानी कि 3% हो जाएगा, समझे दोस्तों। बस ये याद रखिएगा कि जो आपका वोलेटिलिटी होता है वो अपसाइड और डाउन साइड वेरिएशन दोनों को कैप्चर करता है, प्लीज याद रखेंगे। ठीक है,
सो वोलेटिलिटी कैप्चर बोथ अपसाइड एंड डाउनसाइड वेरिएशन, राइट। अब दोस्तों ये चीज ध्यान रखेंगे कि जो रिस्क मैनेजर होते हैं वो कौन सा रूल यूज करते हैं। रिस्क मैनेजर हमेशा अंडर रूट टाइम रूल को यूज करेंगे ताकि वोलेटिलिटी को स्केल कर सके। चलिए, तो जैसे मान लीजिए कि आपका डेली वोलेटिलिटी है, डेली वोलेटिलिटी मान लीजिए कि 2%, डेली वोलेटिलिटी मान लीजिए 2% है। तो एक सवाल कर लेते हैं, जैसे डेली वोलेटिलिटी 2% है, 25 दिन का वोलेटिलिटी पूछा है, तो स्केल अप करना है ना जी। तो वोलेटिलिटी 25 डेज कैसे निकालेंगे, तो वोलेटिलिटी डेली मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 25। तो डेली कितना है, 2% है, इसको अंडर रूट 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2% मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 10% हो जाएगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। समझे। तो दोस्तों प्लीज याद रख लेंगे कि 2-3 पॉइंट। अंडर रूट टी जो होता है उससे क्या होता है, अंडर रूट टी से हमारा रिस्क क्लाइम होता है, इसको बोलते हैं रिस्क क्लाइम। तो वोलेटिलिटी का फॉर्मूला याद रखेंगे, डेली मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट टी। लॉन्गर हॉरिजन मतलब हायर वोलेटिलिटी, एग्जांपल अभी आपको बता ही दिया। चलिए, तो एग्जाम के लिए याद रखेंगे कि वोलेटिलिटी जो है अंडर रूट, इसीलिए ये हमारा सही रिस्क मेजर नहीं है। डाउनसाइड रिस्क की बात कर लें तो इनका फोकस केवल लॉसेस पे होते हैं, ये प्रॉफिट पोटेंशियल को इग्नोर करते हैं। तो पूछा जाएगा कि वोलेटिलिटी क्यों नहीं रिस्क मेजर है जी, क्योंकि दोनों को कैप्चर कर रहा है ना, अपसाइड डाउनसाइड दोनों को। तो डाउनसाइड रिस्क क्या किस पे फोकस करता है, केवल लॉस पे फोकस करता है, ये प्रॉफिट पोटेंशियल को इग्नोर करता है। इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो पोटेंशियल लॉस और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस। ठीक है, ये कंसेप्ट है वीआर का। वीआर होता है हमारा वैल्यू एट रिस्क। ठीक है, तो ये वैल्यू एट रिस्क क्या करता है दोस्तों, डाउनसाइड रिस्क को मेजर करता है, ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है, राइट। ये सबसे बड़ा फायदा है वीआर का, फॉरवर्ड लुकिंग है। ये आपका पॉसिबल फ्यूचर लॉसेस को बताता है कि पॉसिबल फ्यूचर में क्या लॉसेस हो सकते हैं एट द रेट कॉन्फिडेंस लेवल, किसी पार्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल पे क्या लॉसेस हो सकते हैं उसको बताता है। तो फ्रेंड्स एग्जाम के लिए 2-3 फैक्ट याद रखेंगे कि डाउनसाइड रिस्क, तो देखिए इन्वेस्टर और रेगुलेटर वीआर को यूज करते हैं, क्यों, ताकि वो वर्स्ट केस सिनेरियो को प्रेडिक्ट कर सके, वर्स्ट केस लॉस सिनेरियो को। यहाँ पे वर्ड है लॉस सिनेरियो को प्रेडिक्ट करना, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। चलिए, तो याद रखेंगे दोस्तों, डाउनसाइड रिस्क बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजर है। वीआर पॉसिबल फ्यूचर लॉस को बताता है कॉन्फिडेंस लेवल पे, और वर्स्ट केस सिनेरियो क्या होता है, एक्सट्रीम लॉस लो प्रोबेबिलिटी, ये वर्स्ट केस सिनेरियो। तो डाउनसाइड को याद रखिएगा दोस्तों, डेंजर जोन है, राइट। वीआर वैल्यू एट रिस्क है, प्लीज याद रखेंगे। तो आइए दोस्तों एक सवाल कर लेते हैं कि कौन सा मेजर है जो कि एडवर्स डेविएशन पे फोकस करता है। सही जवाब है इसका डाउनसाइड रिस्क, ये एडवर्स डेविएशन पे फोकस करता है, ये प्रॉफिट को इग्नोर करता है, केवल लॉस को कैप्चर करता है। ठीक है, तो प्लीज याद रखेंगे एग्जाम के लिए कि वोलेटिलिटी और रिस्क एक चीज नहीं है, वोलेटिलिटी इज नॉट द रिस्क, राइट। डाउनसाइड का मतलब होता है केवल और केवल लॉस, ठीक है, और वीआर हमारा फ्यूचर लॉस होता है, फ्यूचर लॉस एस्टिमेट, केवल लॉस को एस्टिमेट करेगा, कितना एस्टिमेट, कितना फ्यूचर लॉस हो सकता है, ये वीआर बताता है। चलिए, आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। बात कर लेते हैं रिस्क प्राइसिंग की। देखिए दोस्तों, बैंक लोन या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ फंड से नहीं, कॉस्ट ऑफ फंड से सिर्फ नहीं होता दोस्तों, रिस्क भी ऐड होता है। तो हम समझेंगे रिस्क प्राइसिंग के कंपोनेंट को सिंपल वर्ड में। दोस्तों देखिए, इमेजिन कीजिए कि आप पिज्जा ऑर्डर करते हैं, बेस प्राइस है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज टॉपिंग ऐड करते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाता है। वैसे ही दोस्तों ट्रांजैक्शन प्राइसिंग में रिस्क ऐड होता है, जितना रिस्क उतना एक्स्ट्रा चार्ज, समझे। तो आपका तो एक बेस प्राइस होता है ना जी, लेकिन एक्स्ट्रा चीज टॉपिंग ऐड करते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाता है। वैसे ही दोस्तों ट्रांजैक्शन प्राइसिंग में रिस्क ऐड होता है। अब देखिए, जितना रिस्क होगा, ठीक है, जितना रिस्क होगा उतना चार्जेस होगा, समझे। तो अब यहाँ पे देखिए कंसेप्ट क्या है, पहला पॉइंट इन्होंने लिखा है रिस्क प्राइसिंग की। रिस्क प्राइसिंग क्या होता है, रिस्क प्राइसिंग हमारे ट्रांजैक्शन प्राइसिंग में फैक्टर करता है रिस्क को। इसके अंदर 5 एलिमेंट्स होते हैं, कॉस्ट ऑफ फंड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस प्रोबेबिलिटी, कैपिटल चार्ज और प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ फंड दोस्तों हमारा याद रखिएगा कि ये टर्म ऑफ डिप्लॉयमेंट को मैच करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस प्रोबेबिलिटी, लॉस की क्या प्रोबेबिलिटी है, कैपिटल चार्ज क्या है, प्रॉफिट मार्जिन क्या है। दोस्तों प्राइसिंग की बात कर ले तो प्राइसिंग हमेशा ट्रांजैक्शन बेस्ड होगा, प्राइसिंग विल ऑलवेज बी ट्रांजैक्शन बेस्ड। इसमें आपको रिस्क मेजरमेंट चाहिए ट्रांजैक्शन लेवल पे। सिंपल सी बात है, यदि आपका रिस्क ज्यादा है तो आपको कैपिटल चार्ज ज्यादा चाहिए और आपको मार्जिन भी ज्यादा चाहिए। हायर रिस्क हायर कैपिटल चार्ज हायर मार्जिन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों कि आरबीआई गाइडलाइन प्रिस्क्राइब करता है रिस्क बेस्ड प्राइसिंग, ताकि एक्यूरेट कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी को इंश्योर करें। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे रिस्क प्राइसिंग जो है रिस्क कॉस्ट को ऐड करता है एक्चुअल ट्रांजेक्शन कॉस्ट में। तो आपके पास जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो तो है ही है, उसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, रिस्क कॉस्ट ऐड कर रहे हैं। आरबीआई गाइडलाइन प्रिस्क्राइब करता है रिस्क बेस्ड प्राइसिंग के लिए।
टर्म स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ फंड क्रिटिकल है एक्यूरेट प्राइसिंग के लिए। चलिए जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है रिस्क प्राइसिंग का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रिस्क प्राइसिंग? अभी आपको 5 कंपोनेंट बताए थे, कॉस्ट ऑफ फंड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस प्रोबेबिलिटी, कैपिटल चार्ज और प्रॉफिट मार्जिन। देखिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, लॉस प्रोबेबिलिटी होगा, कैपिटल चार्ज होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन नहीं है। डेप्रिसिएशन इज नॉट, ये हमारे ट्रांजेक्शन लेवल रिस्क प्राइसिंग का पार्ट नहीं है, प्लीज याद रखेंगे। चलिए, तो दोस्तों रिस्क प्राइसिंग क्या होता है? रिस्क प्राइसिंग रिस्क कॉस्ट को एक्चुअल ट्रांजेक्शन कॉस्ट में ऐड करता है। और फिर दोस्तों आरबीआई गाइडलाइन प्रिस्क्राइब करते हैं रिस्क बेस्ड प्राइसिंग के लिए। कौन प्रिस्क्राइब करता है दोस्तों? आरबीआई प्रिस्क्राइब करता है। टर्म स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ फंड क्रिटिकल है एक्यूरेट प्राइसिंग के लिए। इसको ऐसे याद रखिए 5 कंपोनेंट को, COLCP। सी से हो गया हमारा कॉस्ट, ओ से हो गया हमारा ऑपरेटिंग, एल से हो गया हमारा लॉस प्रोबेबिलिटी, सी से आ गया कैपिटल और पी से आता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, COLCP, ये वही पॉइंट यहां बताया जा रहा है, ये पांचों फैक्टर को देखा गया है। देखिए, कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस प्रोबेबिलिटी, कैपिटल चार्ज और लास्ट में क्या आता है? प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, COLCP। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कंसेप्ट की ओर बात करते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा रिस्क मिटिगेशन का बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ रिस्क मिटिगेशन। तो इसमें क्या पॉइंट देखना है? देखिए, मार्केट में रिस्क को जीरो करना पॉसिबल ही नहीं है, बट रिस्क को रिड्यूस करना पॉसिबल है। इसी को तो बोलते हैं रिस्क मिटिगेशन। जैसे मान लीजिए कि आप रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, इंश्योरेंस करते हैं, एक्सीडेंट रिस्क कम होता है, लेकिन थ्रिल थोड़ा कम हो जाता है ना। वैसे ही फाइनेंस में रिस्क मिटिगेशन का मतलब है स्टेबिलिटी के लिए अपसाइड सेक्रीफाइस। आपको चाहिए स्टेबिलिटी, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जैसे आप जा रहे हैं, टूर पे जा रहे हैं, राइट, आप सीट बेल्ट लगा लिए, इंश्योरेंस लेते हैं, तो आपका क्या होता है? अल्टीमेटली थोड़ा थ्रिल कम हो जाता है। वही बात यहाँ हो रही है। तो फाइनेंस में भी आप स्टेबिलिटी लेंगे ना, तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो वही है रिस्क मिटिगेशन। रिस्क मिटिगेशन क्या करता है कि जो अनसर्टिनिटी है उसको कम कर देता है, स्टेबिलिटी को अचीव करता है। यही तो हमारा मेन मकसद है। तो कैसे करते हैं दोस्तों स्टेबिलिटी अचीव? तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जैसे सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, ये क्या करते हैं? आपकी वेरिएबिलिटी को कम कर देते हैं। लेकिन ट्रेड ऑफ क्या है? देखिए, डाउनसाइड रिस्क तो कम होगा, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल बढ़ जाता है। डाउनसाइड रिस्क कम हो गया, बट अपसाइड पोटेंशियल बढ़ गया। ठीक है, यही तो बताया ट्रेड ऑफ है। बैंकिंग में टूल को, अच्छा कौन कौन से टूल यूज करते हैं रिस्क को कम करने के लिए? एक तो मान लीजिए क्रेडिट रिस्क है, तो आप तो ये सब कर सकते हैं, कोलेटरल, गारंटी। ठीक है, फ्रेंड्स रिस्क मिटिगेशन में क्या होता है कि अनसर्टेनिटी कम हो जाती है, स्टेबिलिटी अचीव होता है। मेन तो पर्पज यही है। स्ट्रेटजीज की मैंने बात की, तो स्ट्रेटजीज में कॉन्ट्रैक्ट, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्ट, ये सभी स्ट्रेटजीज है। वेरिएबिलिटी कम होती है। ट्रेड ऑफ की हमने बात की। ट्रेड ऑफ में दोस्तों आपका डाउनसाइड रिस्क कम होता है, लेकिन अपसाइड पोटेंशियल भी लिमिट हो जाता है, राइट। और बैंकिंग टूल्स में हमने देखा क्रेडिट रिस्क के लिए कोलेटरल, गारंटी, क्रेडिट डेरिवेटिव। इंटरेस्ट रेट रिस्क में IRS, FRA और फ्यूचर। फॉरेक्स रिस्क में फॉरवर्ड, ऑप्शन और फ्यूचर। ये सब हमारे बैंकिंग टूल्स हैं। और दोस्तों रिस्क मिटिगेशन हमेशा इसमें काउंटर पार्टी रिस्क होता ही होता है। काउंटर पार्टी रिस्क और इट इज ऑलवेज इन्वॉल्व अंडर द रिस्क मिटिगेशन। तो रिस्क मिटिगेशन इंश्योर करता है कि प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो, लेकिन आप कुछ प्रॉफिट पोटेंशियल भी तो देते हैं सेफ्टी के लिए। तो वही होता है कि रिस्क मिटिगेशन से हमारा नेट कैश फ्लो का वेरिएबिलिटी कम होता है, अपसाइड पोटेंशियल सेक्रीफाइस होती है स्टेबिलिटी के लिए। और अलग अलग रिस्क है, इनको अलग अलग मिटिगेशन इंस्ट्रूमेंट चाहिए। चलिए बताइए कौन सा स्टेटमेंट रिस्क मिटिगेशन के बारे में सही है? इट इंक्रीज अपसाइड पोटेंशियल, नहीं। इट इग्नोर काउंटर पार्टी रिस्क, नहीं। इट रिड्यूस वेरिएबिलिटी इन कैश फ्लो, बिल्कुल सही। मिटिगेशन क्या करता है कि जो हमारा डाउनसाइड वेरिएबिलिटी है उसको कम करता है, राइट, लेकिन अपसाइड को लिमिट कर देता है। अपसाइड पोटेंशियल जो बढ़ने वाला चांस रहता था उसको, मतलब एक तरह का हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, राइट। तो ये होता है हमारा रिस्क मिटिगेशन। तो दोस्तों याद रखेंगे रिस्क मिटिगेशन अनसर्टेनिटी को कम करता है। ट्रेड ऑफ यही होता है कि अपसाइड सेक्रीफाइस होता है। कौन कौन से टूल यूज होते हैं? तो IRS होता है या फॉरवर्ड, ये सभी टूल्स यूज होते हैं रिस्क मिटिगेट करने के लिए। तो मिनिमाइज रिस्क, मैक्सिमाइज स्टेबिलिटी, ये बेसिक सा नियम है रिस्क मिटिगेशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। अगला कंसेप्ट है रिस्क मिटिगेशन वाया डाइवर्सिफिकेशन। तो आइए कैसे कैसे हम लोग रिस्क को मिटिगेट करते हैं डाइवर्सिफिकेशन के माध्यम से, तो इसको समझते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग एलोकेट करना, अलग अलग जगह एलोकेट करना, राइट। तो एक ही बिजनेस पर डिपेंड मत रहिए, मल्टीपल बिजनेस या एसेट को कंबाइन कीजिए। क्यों? ताकि रिस्क कम हो जाए। जब आपके पास मल्टीपल बिजनेस होगा, जब आपके पास मल्टीपल एसेट होगा, तो रिस्क क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर एक बिजनेस डाउन है तो दूसरा संभाल लेगा।
अब देखिए रिस्क को मेजर करने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। इसको क्या कहा जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। समझे? ये वर्ड याद रखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है। समझे? तो इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन। मतलब सिंपल सी बात है कि जितना ज्यादा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ज्यादा आपका रिस्क होगा। समझे? या ऐसे भी कर सकते हैं, जितना ज्यादा आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा उतना ज्यादा आपका रिस्क होगा। राइट? तो प्लीज इसको याद रखेंगे। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोर्टफोलियो इफेक्ट। पोर्टफोलियो इफेक्ट में क्या है? पोर्टफोलियो का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस और एसेट। राइट? पोर्टफोलियो का मतलब आप तो क्लियर ही होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस और एसेट। अगर उनके कैश फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इसको हम लोग नेगेटिव कोरिलेशन बोलते हैं। मान लीजिए पोर्टफोलियो है, इनका कैश फ्लो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो इसी को बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि जब एक गिरता है तो दूसरा ऊपर चला जाता है। तो यही कहा जाता है कि पोर्टफोलियो का इफेक्ट यही होता है कि वेरिएबिलिटी कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि एक बिजनेस है जिसका रिस्क है 61%। कितना रिस्क है? 61%। लेकिन जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, जब आप क्या बनाते हैं? पोर्टफोलियो बनाते हैं, राइट, तो रिस्क गिर के सिर्फ कितना हो जाता है? 25% पे आ जाता है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन से स्टेबिलिटी आती है। सिंपल सी बात है दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन से स्टेबिलिटी आती है, कैश फ्लो हमारे स्मूथ हो जाते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ना डाइवर्सिफिकेशन कैसे रिस्क को कम कर रहा है। राइट? रिस्क मिटिगेशन का एक तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। तो फ्रेंड्स प्लीज याद रखेंगे कि यहाँ पे एक फॉर्मूला बस आपको याद रखना है कि जब भी आपको रिस्क कंपेयर करना पड़े दो बिजनेस के बीच में, तो दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, दोनों का मीन निकालिए, डिवाइड कीजिए, ये रेशियो देखिए किसमें ज्यादा है। जितना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा। सिंपल सी बात है, ये रूल को याद रख लीजिए। तो रिस्क कंपेयर करना है तो आपको मान लीजिए दो बिजनेस में से एक को चूज करना है, जिसमें रिस्क कम होगा वही ना चूज कीजिएगा। समझे? अब एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, हमने एग्जाम के लिए 3 फैक्ट याद रखना है कि पोर्टफोलियो रिस्क हमेशा इंडिविजुअल रिस्क से कम होता है। कारण है डाइवर्सिफिकेशन। एक हमने आपको फॉर्मुला बताया स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, ये रिस्क कंपैरिजन का मैट्रिक होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन। और दोस्तों नेगेटिव कोरिलेशन जो है वेरिएबिलिटी को क्या करता है? कम करता है। ठीक है, तो इसीलिए नेगेटिव कोरिलेशन होना चाहिए। सवाल है व्हाई डू पोर्टफोलियो रिस्क रिड्यूस, पोर्टफोलियो रिस्क रिड्यूस कंपेयर टू इंडिविजुअल बिजनेस रिस्क। मीन हाई ज्यादा होता है? नहीं। पॉजिटिव कोरिलेशन होता है? नहीं। नेगेटिव कोरिलेशन सबसे बड़ा बात है कि जब ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन एंड पोर्टफोलियो रिस्क। तो इसमें क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि एक ही बिजनेस पे डिपेंड नहीं करना, मैंने आपको समझा ही दिया, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन से निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि बिजनेस एक का आपने निकाला तो 49% मिला, ठीक है, और पोर्टफोलियो का निकालेंगे तो 25% मिलेगा, देखिए रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, तो रीजन बस पूछा जाएगा, मान लीजिए क्या रीजन है, तो सिंपल सी बात है, पोर्टफोलियो का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ बिजनेस। पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है किसका? बिजनेस का या एसेट का। तो अगर मान लीजिए उनके कैश फ्लो जो है, पोर्टफोलियो की जो कैश फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन में, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में, तो जिसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो ओवरऑल रिस्क कम हो जाता है, क्योंकि एक गिरता है तो दूसरा ऊपर जाता है। समझे? तो जैसे यहां देखिए क्या हुआ है कि एक बिजनेस का रिस्क है 49%, ठीक है, और पोर्टफोलियो का जो रिस्क हो गया है वो 25% हो गया है। मतलब डाइवर्सिफिकेशन से क्या हो रही है? स्टेबिलिटी आ रही है। देख रहे हैं ना, स्टेबिलिटी आ रही है ना, रिस्क कम हो रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, कैश फ्लो हमारा स्मूथ हो जाता है। वही पॉइंट यहाँ लिखा है कि डाइवर्सिफिकेशन से स्टेबिलिटी आती है, ठीक है, और कैश फ्लो हमारा स्मूथ हो जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या करता है कि डाउनसाइड वेरिएबिलिटी को कम करता है नेट कैश फ्लो में। पोर्टफोलियो रिस्क जो है सिंगल बिजनेस के रिस्क से कम हो जाता है, और इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि नेगेटिव कोरिलेशन ही रिस्क रिडक्शन का की माना जाता है। सवाल है व्हाई डज पोर्टफोलियो रिस्क रिड्यूस कंपेयर टू इंडिविजुअल बिजनेस। हाई मीन नहीं, पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं, डायरेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, क्योंकि पोर्टफोलियो रिस्क में हमारा कोरिलेशन नेगेटिव होता है। समझे? कोरिलेशन मतलब समझते हैं कि दो आपके पास वेरिएबल है, इसके बीच का रिलेशन। तो नेगेटिव मतलब क्या हुआ? एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, इसको नेगेटिव बोलते हैं। समझे? तो दोस्तों दो चीज को ध्यान रखेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन मतलब डिफरेंट डायरेक्शन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। तो जब कैश फ्लो अपोजिट मूव करे, एक ऊपर जाए एक नीचे जाए, ठीक है, तो रिस्क क्या हो जाता है? हमारा कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक सी सॉ है, ठीक है, एक सी सॉ है, एक साइड नीचे जाता है तो एक साइड ऊपर जाता है, यही होता है ना, यही है। तो ये 3 चीज ध्यान रखना है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब रिस्क कम करना, रिस्क को मेजर करने के लिए एसडी अपॉन मीन का यूज करते हैं। और पोर्टफोलियो का इफेक्ट क्या है कि कोरिलेशन हमारा नेगेटिव होता है। अब एक टर्म आप यहाँ देखेंगे EWRM, यानी कि एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट, EWRM बोलते हैं इसको। तो जरा देखिए क्या कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि आप एक क्रिकेट टीम का सोच रहे हैं, तो सिर्फ बैटिंग पे फोकस करेंगे या बॉलिंग या फील्डिंग पे भी?
ऑब्वियसली सब पे कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जीतने के लिए हर एंगल कवर करना पड़ता है। तो बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, हर रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। यही तो है ईडब्ल्यूआरएम का फंडा। इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट। मतलब ये क्या है कि ये कंटिन्यूअस और एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, लिखा है ना, कंटिन्यूअस और स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को मैनेज करता है। इसका काम भी लिखा है कि इट मैनेज रिस्क ऑर्गेनाइजेशन वाइड। ठीक है, तो ना कि देखिए एक इवेंट का नहीं करता, एक इवेंट के लिए नहीं है, राइट। मतलब हॉलिस्टिक अप्रोच होता है इसका। कैसा अप्रोच होता है दोस्तों इसका? हॉलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखेंगे, हॉलिस्टिक अप्रोच ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सब डिपार्टमेंट, सब लोग इन्वॉल्व होते हैं, समझे। तो ये ईडब्ल्यूआरएम का कंसेप्ट है, कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है, हॉलिस्टिक अप्रोच होता है इसका। इसका स्टेप सिंपल है, प्रोसेस सिंपल है, आइडेंटिफाई करना, प्रायोरिटाइज करना, मिटिगेट करना और कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना। लिखा है ना, मॉनिटर कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो दोस्तों ये साइकिल कभी भी खत्म नहीं होता, ये साइकिल डायनेमिक साइकिल है, यहाँ पे देखिए लिखा गया डायनेमिक है, राइट। तो दोस्तों इसका स्कोप क्या है? ईडब्ल्यूआरएम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रिस्क को कवर करता है, राइट। चाहे वो हमारा फाइनेंशियल हो, ऑपरेशनल हो, राइट, मार्केट, कॉम्प्लायंस, सब कुछ कवर करता है। लिखा गया ना, ऑपरेशनल, फाइनेंशियल, मार्केट, कॉम्प्लायंस। तो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट अचीव करना बिना किसी सरप्राइज के, ये मेन गोल है। दोस्तों याद रखेंगे, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ईडब्ल्यूआरएम एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, टॉप मैनेजमेंट से लेकर ग्राउंड लेवल तक सब के सब इन्वॉल्व होते हैं। फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू ग्राउंड लेवल एवरीवन इज इन्वॉल्व, राइट। क्योंकि दोस्तों रिस्क किसी एक डिपार्टमेंट का प्रॉब्लम नहीं है, पूरे इंटरप्राइज का प्रॉब्लम है। इसीलिए कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन वाइड होता है, एक इवेंट स्पेसिफिक नहीं है। और इसके अंदर रिस्क को आइडेंटिफाई, 4 स्टेप बताए आपको। आइडेंटिफाई करो, पहले तो पता लगाओ कि रिस्क क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को सेट करना, रिस्क फैक्टर को आइडेंटिफाई करना, प्रायोरिटाइज करना, मिटिगेट करना और कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना। ये चीज है ईडब्ल्यूआरएम का, ठीक है, प्लीज याद रखेंगे। और दोस्तों ये डायनेमिक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, सारे रिसोर्स का यूज होता है। चलिए जवाब दीजिए, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ईडब्ल्यूआरएम को बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है? वन टाइम रिस्क असेसमेंट नहीं, कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, लिमिटेड टू फाइनेंशियल रिस्क नहीं, क्योंकि दोस्तों केवल फाइनेंशियल रिस्क नहीं होता है इसमें। अभी मैंने आपको रिस्क के बारे में बताया था ना, एक्सटर्नल और एक्सटर्नल रिस्क को भी कवर करता है। फाइनेंशियल हो गया, ऑपरेशनल हो गया, मार्केट रिस्क है, कॉम्प्लायंस रिस्क है, सब के सब रिस्क आते हैं। कंटिन्यूअस हॉलिस्टिक रिस्क मैनेजमेंट यस, ओनली फॉर टॉप मैनेजमेंट गलत, सब इन्वॉल्व होते हैं, पूरा पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही इन्वॉल्व होता है। तो देखिए हॉलिस्टिक प्रोसेस बोलते हैं इसको, ठीक है। रिस्क स्टेप बताया और नेचर बताया। आई होप ये आपके दिमाग में रहेगा, आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे प्रॉब्लम यदि पूछा जाएगा तो। चलिए आगे बात करते हैं, इसके स्टेप्स की बात करते हैं। ईडब्ल्यूआरएम इम्प्लीमेंटेशन और कोसो फ्रेमवर्क। तो दोस्तों सोचिए कि आप एक घर बना रहे हैं, सिर्फ फाउंडेशन स्ट्रांग है लेकिन जो दीवार है वो वीक है। क्या घर सेफ रहेगा? बताइए तो, क्या लगता है दोस्तों, घर आपका सेफ रहेगा क्या? मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, ठीक है, आप एक घर बना रहे हैं, सिर्फ आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है लेकिन जो दीवार है वो कमजोर है, तो क्या घर सेफ रहेगा? नहीं ना रहेगा। तो बिजनेस में भी ऐसे ही होता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए दोस्तों आपको? रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपको हर कंपोनेंट स्ट्रांग चाहिए। जितने भी कंपोनेंट है, ऑल कंपोनेंट शुड बी स्ट्रांग, राइट। फॉर रिस्क मैनेजमेंट ऑल कंपोनेंट शुड बी स्ट्रांग। तो यही है ईडब्ल्यूआरएम और कोसो फ्रेमवर्क। देखिए दोस्तों ईडब्ल्यूआरएम का जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेप होता है, उसके लिए पहला स्टेप होता है कि पहले रिस्क सिस्टम को इवेल्युएट कीजिए। लिखा है ना, इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग रिस्क सिस्टम। यानी दोस्तों पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, एमआईएस, कंट्रोल, ये सब चेक करना। यानी दोस्तों सिंपल सी बात है, पहला स्टेप होता है ये इम्प्लीमेंटेशन में कि एग्जिस्टिंग रिस्क सिस्टम को इवेल्युएट करो, इवेल्युएट एग्जिस्टिंग रिस्क सिस्टम, राइट। सेकेंड स्टेप क्या होता है? सेकेंड स्टेप होता है कि रोड मैप बनाओ, यानी कि फॉर्मुलेट द रोड मैप। यानी जो गैप है उनको ब्रिज करो ताकि ईडब्ल्यूआरएम स्टैंडर्ड मीट हो। कोई मान लीजिए गैप है, इन गैप को मीट करना। क्यों मीट करना? ताकि ईडब्ल्यूआरएम का जो स्टैंडर्ड है ये हमारा मीट, समझे। तो ये ध्यान रखना है। तो फॉर्मुलेट रोड मैप बोलते हैं। पहला क्या बताया आपको? एग्जिस्टिंग सिस्टम को इवेल्युएट करना, पॉलिसीज, ऑब्जेक्टिव, रिस्क आईडी, एमआईएस, कंट्रोल। दूसरा क्या बताया? रोड मैप बनाना। तीसरा बताया आपको कोसो ईआरएम फ्रेमवर्क। ये क्या होता है दोस्तों? कोसो ईआरएम फ्रेमवर्क क्या है कि बैंक और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन कोसो एडॉप्ट करते हैं क्योंकि ये एक होलिस्टिक रिस्क मैनेजमेंट देता है, ठीक है। और दोस्तों बेसल नॉर्म से भी आगे। और 8 कंपोनेंट याद रखेंगे कोसो के। कोसो के कितने कंपोनेंट होते हैं? 8 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, ऑब्जेक्टिव सेट करना, रिस्क असेसमेंट करना, रिस्क रिस्पॉन्स देना, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन और मॉनिटरिंग। ये 8 होते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है कोसो का? पहला ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटेजिक,
ऑपरेशन, रिपोर्टिंग और कॉम्प्लायंस। ये 4 गोल हैं, राइट। हर बिजनेस के लिए मस्ट है। दोस्तों एग्जाम के लिए 2-3 फैक्ट याद रखेंगे कि कोसो ईआरएम फ्रेमवर्क जो है कितने कंपोनेंट होते हैं, 8 कंपोनेंट होते हैं। ऑब्जेक्टिव कितने हैं, 4 ऑब्जेक्टिव है। ये हमारे कोसो ईआरएम का फ्रेमवर्क है। तो दोस्तों सवाल है कि समझ में आया ना, कोसो ईआरएम का फ्रेमवर्क क्या करता है, रिस्क मैनेजमेंट को बेसल नॉर्म के बियॉन्ड ड्राइव करता है। 8 कंपोनेंट, 8 पिलर याद रखिए, ठीक है। और जैसे आपको बताया ही कि जैसे घर बना रहे हैं, फाउंडेशन स्ट्रांग है लेकिन वाल वीक है, तो घर तो सेफ नहीं रहेगा ना। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए हर कंपोनेंट स्ट्रांग होना चाहिए। यही है ईडब्ल्यूआरएम और कोसो का फंडा, ठीक है। तो पहले आप एग्जिस्टिंग रिस्क सिस्टम को देखिए। एग्जिस्टिंग रिस्क सिस्टम आपका कैसा है, एग्जिस्टिंग रिस्क सिस्टम को देखिए, एमआईएस कंट्रोल सब चेक कीजिए, रोड मैप बनाइए, जो गैप है उनको ब्रिज करें ताकि ईडब्ल्यूएम स्टैंडर्ड मीट हो। और फिर बताया है कि बैंक और बिग ऑर्गेनाइजेशन कोसो अडॉप्ट करते हैं क्योंकि ये एक हॉलिस्टिक रिस्क मैनेजमेंट देता है, बेसल नॉर्म से भी आगे रिस्क मैनेजमेंट देता है। चलिए तो प्लीज याद रखेंगे। अब दोस्तों एक सवाल है कि इनमें से कौन सा कोसो ईआरएम कंपोनेंट नहीं है। रिस्क असेसमेंट होता है, मॉनिटरिंग करना पड़ता है, कैपिटल एडिक्वेसी देखिए बेसल से रिलेटेड है। और मैंने आपको बताया है कि जो कोसो ईआरएम होता है ये बेसल से भी ऊपर है, तो इसका कोई मतलब नहीं है कैपिटल एडिक्वेसी से, राइट। तो ये ध्यान रखेंगे। और दोस्तों याद रखिएगा कि कोसो का मतलब ही होता है 8 कंपोनेंट, ठीक है, प्लस 4 ऑब्जेक्टिव। समझे क्या क्या कंपोनेंट है, 8 कंपोनेंट यहां देख सकते हैं आप, 8 कंपोनेंट यहां लिखा हुआ है, राइट। तो याद रखिएगा ईडब्ल्यूआरएम का स्टेप याद रखिएगा, इवेल्युएट करो और रोड मैप बनाओ। इवेल्युएशन से रोड मैप, कितने कंपोनेंट होते हैं कोसो में, 8। ऑब्जेक्टिव क्या है, 4 बिजनेस गोल। आई होप ये आपको क्लियर रहेगा। अब जरा बिजनेस लाइन और एक्टिविटीज की बात कर लेते हैं। पिछली बार इस पे सवाल आया था, ऑपरेशन से रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कि आप मॉल गए, वहां हर शॉप अलग अलग काम करती है, कपड़े वाले अलग हैं, फूड वाले अलग हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाले अलग हैं। बैंक में भी ऐसा ही होता है, हर बिजनेस लाइन का अपना रोल है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक बिजनेस लाइन होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। पता है सवाल कैसा आता है, सवाल बोलेगा कि ये जो हमारा मर्जर एंड एक्विजिशन है वो इनमें से कौन से बिजनेस लाइन का पार्ट है, समझे, ऐसा सवाल आता है। या फिल इन द ब्लैंक डाल देगा। तो आपको एग्जैक्टली समझ में आना चाहिए कि कौन से बिजनेस लाइन में क्या आता है। मैं आपको समझा देता हूं दोस्तों सिंपल भाषा में। क्या है कि मर्जर एंड एक्विजिशन आता है, M&A, ठीक है। आईपीओ लॉन्च हो गया, ठीक है, आईपीओ लॉन्च हो गया, अंडर राइटिंग हो गया, डेब्ट इक्विटी सिंडिकेशन हो गया, राइट। मतलब बड़े लेवल पे पैसा अरेंज करना, ये होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। समझे, कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या हो गया, बिगर लेवल पर पैसा अरेंज करना, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट फाइनेंस। दूसरा आता है हमारा ट्रेडिंग एंड सेल। ट्रेडिंग एंड सेल में क्या होता है, तो ये मार्केट के प्लेयर है, दे आर द प्लेयर ऑफ द मार्केट। जैसे आपका फॉरेन एक्सचेंज, कॉमोडिटीज, क्रेडिट, ब्रोकरेज, ठीक है। मार्केट मेकिंग और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग भी यही होता है, समझे, इसको बोलते हैं ट्रेडिंग एंड सेल। जो आपका मार्केट मेकिंग होता है ना, मार्केट मेकिंग और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, वो हमारा ट्रेडिंग एंड सेल्स में होता है। फिर आता है हमारा रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग दोस्तों आम आदमी के लिए है, जैसे लोन हो गया, डिपॉजिट हो गया, क्रेडिट कार्ड है, प्राइवेट बैंकिंग है, मतलब जो आप और मैं यूज करते हैं उसको रिटेल बैंकिंग बोलते हैं। फिर आता है कमर्शियल बैंकिंग, बड़े बड़े प्रोजेक्ट के लिए, प्रोजेक्ट फाइनेंस, ट्रेड फाइनेंस, गारंटी, ये कमर्शियल बैंकिंग होता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट मतलब कि फंड ट्रांसफर, क्लियरिंग, सेटलमेंट, मतलब पैसा एक जगह से दूसरी जगह सेफली पहुंचना। एसेट मैनेजमेंट का मतलब होता है दोस्तों फंड को मैनेज करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, राइट। जिसमें आता है हमारा डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी मतलब बैंक डिसाइड करे, बैंक विल डिसाइड। और एक आता है नॉन डिस्क्रिशनरी, मतलब क्या हुआ कि क्लाइंट डिसाइड करे, क्लाइंट विल डिसाइड, राइट। रिटेल और इंस्टीट्यूशनल दोनों के लिए होता है। और फिर फाइनली आता है हमारा रिटेल ब्रोकरेज। रिटेल ब्रोकरेज मतलब शेयर खरीदना या बेचना, एग्जीक्यूशन और फुल सर्विस ब्रोकरेज आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये आप याद रखेंगे। कुल मिलाकर ये बिजनेस लाइन है। सबसे पहले फिर से देख लीजिए, कॉर्पोरेट एंड फाइनेंस में आ जाएगा मर्जर एंड एक्विजिशन, आईपीओ लॉन्च, अंडर राइटिंग, ये सब आता है। ट्रेडिंग एंड सेल्स में मार्केट के प्लेयर होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, कमोडिटीज, क्रेडिट, ब्रोकरेज, मार्केट मेकिंग और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग भी यही होता है ट्रेडिंग एंड सेल में। फिर आता है हमारा रिटेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग किसके लिए, आम आदमी के लिए, राइट। रिटेल बैंकिंग आम आदमी के लिए, लोन, डिपॉजिट, राइट। तो ये हमारे आम आदमी के लिए होते हैं। उसके बाद दोस्तों कमर्शियल बैंकिंग के बारे में बताया। कमर्शियल बैंकिंग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए है, जैसे प्रोजेक्ट फाइनेंस, ट्रेड फाइनेंस, राइट। आपका इसमें प्रोजेक्ट फाइनेंस आ सकता है, ट्रेड फाइनेंस आ सकता है, गारंटी आ सकता है। फिर आता है हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट, यानी दोस्तों फंड ट्रांसफर, क्लियरिंग, सेटलमेंट, ये हमारा आता है पेमेंट सेटलमेंट में। एसेट मैनेजमेंट, जिसमें डिस्क्रिशनरी या नॉन डिस्क्रिशनरी आता है।
दोनों के लिए, रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल दोनों के लिए। और फिर आता है हमारा रिटेल ब्रोकरेज। दोस्तों एग्जाम के लिए 2-3 फैक्ट याद रखेंगे। कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या क्या आता है? मर्जर एंड एक्विजिशन, आईपीओ और डेब्ट और इक्विटी डील। ट्रेडिंग एंड सेल्स में आता है हमारा मार्केट मेकिंग एंड प्रोप्राइटरी पोजीशन। पूछा जाएगा कि प्रोप्राइटरी पोजीशन किस में आता है, समझे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दे देगा, तो इसको बोलिएगा ट्रेडिंग एंड सेल्स में आता है। एसेट मैनेजमेंट में पूल्ड, सेग्रीगेटेड, रिटेल, इंस्टीट्यूशनल फंड आते हैं। चलिए बताइए, सवाल है विच बिजनेस लाइन हैंडल फंड ट्रांसफर एंड क्लियरिंग? रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग नहीं, ये पीएनएस, पेमेंट एंड सेटलमेंट जो होता है वो फंड ट्रांसफर और क्लियरिंग को हैंडल करता है। चलिए तो दोस्तों कंसेप्ट क्या है? कॉर्पोरेट फाइनेंस में मर्जर एंड एक्विजिशन, आईपीओ, सिंडिकेशन। ट्रेडिंग एंड सेल में फॉरेन एक्सचेंज, क्रेडिट और ब्रोकरेज। रिटेल बैंकिंग में लैंडिंग एंड कार्ड्स। एसेट मैनेजमेंट में हमारा फंड एंड फंड मैनेजमेंट आता है। जो बड़े बड़े डील, इसको याद रखने का मैं एक तरीका बता देता हूं। जो बड़े बड़े डील होते हैं ना, वो सब कुछ डाल दीजिए कॉर्पोरेट में। कॉर्पोरेट मतलब होता है बिग डील, समझे? अच्छा, जो जो हमारा मार्केट का प्ले है वो ट्रेडिंग में डाल दीजिए। जैसे यहाँ देखिए ना, मार्केट प्ले में क्या क्या आता है। मार्केट प्ले में जैसे आपका फिक्स्ड इनकम, फॉरेन एक्सचेंज, कॉमोडिटी, क्रेडिट, ब्रोकरेज, सब मार्केट का प्ले है, ट्रेडिंग में डाल दिए। आम आदमी वाला रिटेल बैंकिंग, ठीक है। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट हो, प्रोजेक्ट फाइनेंस, ट्रेड फाइनेंस, गारंटीज, बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है, कॉमर्शियल बैंकिंग। मनी मूव करेगा तो पेमेंट एंड सेटलमेंट है, कहीं भी मनी का मूवमेंट हो, पेमेंट एंड सेटलमेंट। और फाइनली हमारा फंड को केयर करना, फंड को केयर, फंड का केयर करना तुम्हारा एसेट मैनेजमेंट में आता है। और शेयर जो आएगा वो ब्रोकरेज में आएगा। याद रहेगा ना दोस्तों? यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आगे हम ट्रेडिंग बुक की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेडिंग बुक नाउ। तो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस ट्रेडिंग बुक, व्हाट दिस ट्रेडिंग बुक इज ऑल अबाउट। तो अभी हमने बैंकिंग बुक की बात की थी, राइट? तो ट्रेडिंग बुक एंड आरबीआई नॉर्म्स की बात हो रही है यहाँ पे। दोस्तों ट्रेडिंग बुक सुना है नाम आपने? देखिए इसका मतलब होता है बैंक का शॉर्ट टर्म बाजार। इसको ऐसे याद रखिए कि बैंक का जो है ना शॉर्ट टर्म बाजार है। शॉर्ट टर्म मार्केट बोल दीजिए, बाजार से ज्यादा बड़ी मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको क्विक प्रॉफिट देता है। ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको क्विक प्रॉफिट देता है। किससे? इंटरेस्ट रेट और मार्केट चेंज से, यही ऑब्जेक्टिव है। इंटरेस्ट रेट में मान लीजिए चेंज आ जाए या मार्केट में कोई चेंज आ जाए तो वहां से आपको क्विक प्रॉफिट देगा। रिस्क कौन कौन से होते हैं? देखिए 3 रिस्क है ट्रेडिंग बुक में। एक तो मार्केट रिस्क है, एक क्रेडिट रिस्क है और एक ऑपरेशनल रिस्क है। ये 3 मेन रिस्क होते हैं ट्रेडिंग बुक के। अच्छा, अब इसमें देखिए 2-3 वर्ड होता है। एचएफटी, एचएफटी मतलब होता है हेल्प फॉर ट्रेडिंग। तो दोस्तों ये क्या होता है? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज होता है ट्रेडिंग गेन के लिए। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज फॉर शॉर्ट टर्म फॉर ट्रेडिंग गेन, ठीक है। आरबीआई का नॉर्म कहता है कि इसको 90 दिन के अंदर बेच देना है। क्यों बेचना है? क्योंकि ये जो कैटेगरी होते हैं ये सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, दे आर ओनली फॉर शॉर्ट टर्म, राइट। आरबीआई का नॉर्म कहता है कि इसको आपको 90 दिन के अंदर बेच देना है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। नाम ही रखा है हेल्प फॉर ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म गेन फॉर वेट मूवमेंट। एचएफटी सिक्योरिटी को आपको 90 दिन के अंदर बेच देना है आरबीआई के नॉर्म के अनुसार। चलिए इसकी अकाउंटिंग की बात कर लें तो यहाँ पे एमटीएम अप्लाई होता है। एमटीएम यानी मार्क टू मार्केट, मतलब रोज के मार्केट प्राइस पे इनका वैल्यूएशन होता है। क्योंकि आपने इसको ट्रेडिंग के लिए होल्ड किया है, 90 दिन के अंदर बेच देंगे, शॉर्ट टर्म के लिए है। डेली आपको इसको वैल्यूएशन, क्योंकि मार्केट प्राइस चेंज होगा तो उसका वैल्यूएशन डेली बेसिस पे होगा। प्रॉफिट एंड लॉस डेली बुक होता है। प्राइस बदला तो इंपैक्ट तुरंत दिखेगा आपको, समझे ना? तो ये ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ट्रेडिंग बुक को रिलेट कीजिएगा मार्केट। ट्रेडिंग बुक कौन से रिस्क से ज्यादा एक्सपोज होता है? तो ट्रेडिंग बुक मार्केट रिस्क से ज्यादा एक्सपोज होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि बैंकिंग बुक कौन से रिस्क से ज्यादा एक्सपोज होता है, तो बैंकिंग बुक यानी बैंक का लॉकर है, एक्रूवल सिस्टम यूज होगा, क्रेडिट रिस्क से सबसे ज्यादा। तो बैंकिंग बुक में याद रखिएगा दोस्तों, एक बार बैंकिंग बुक भी आपको बता देता हूं क्योंकि यहाँ पे शायद लिखा नहीं है। देखिए बैंकिंग बुक का मतलब क्या होता है कि बैंक का लॉन्ग टर्म लॉकर है। बैंक का क्या है? लॉन्ग टर्म लॉकर, समझे? तो इसमें क्या होता है कि एडवांस, डिपॉजिट, बोरोइंग जो बैंक होल्ड करता है मैच्योरिटी तक, वो रखता है बैंकिंग बुक में। लंबा अवधि का लॉकर होता है। कौन कौन सा रिस्क से बैंकिंग बुक एक्सपोज होता है पूछा जाता है? एक तो लिक्विडिटी रिस्क होगा, पैसा अटक गया तो प्रॉब्लम है ना जी। फिर हमारा एक इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा, जैसे मान लीजिए रेट चेंज हो गया तो भी इंपैक्ट पड़ेगा। एक क्रेडिट रिस्क हो गया, यानी कि मान लीजिए बोरोवर डिफॉल्ट करे। और ऑपरेशनल रिस्क से भी होता है, मतलब कि प्रोसेस एरर आ जाए। तो लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट, फिर आपका क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क सबसे एक्सपोज होता है। और दोस्तों बैंकिंग बुक मार्केट से सेफ है, मार्केट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता बैंकिंग बुक में, क्योंकि एसेट बेचते ही नहीं है आप, उसको मैच्योरिटी तक रखते हैं। ट्रेडिंग बुक बैंक का शॉर्ट टर्म बाजार स्टॉल है, अभी मैंने बताया आपको। इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटी जो बाय सेल करता है फॉर प्रॉफिट वो आता है। अकाउंटिंग एमटीएम होता है, ठीक है। तो प्लीज याद रखेंगे, बैंकिंग बुक में एक्रूवल अकाउंटिंग होता है, ट्रेडिंग बुक में एमटीएम अकाउंटिंग होता है, डेली बेसिस पे अकाउंटिंग होता है। बैंकिंग बुक में कोई मार्केट रिस्क नहीं होता है। चलिए आई होप ये आपको क्लियर होगा बैंकिंग बुक ट्रेडिंग बुक में कौन कौन से रिस्क आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं।
अब दोस्तों एक और चीज याद रखेंगे कि जो एचएफटी कैटेगरी होता है वो 90 दिन के लिए होता है। कितना दिन के लिए? 90 डेज के लिए। चलिए, ट्रेडिंग बुक मेनली एक्सपोज टू मार्केट रिस्क। एचएफटी को शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी फॉर ट्रेडिंग गेन। आरबीआई मैंडेट करता है एचएफटी सेल विद इन 90 डेज। बताइए दोस्तों, अंडर आरबीआई नॉर्म एचएफटी सिक्योरिटी शुड बी सोल्ड विद इन, कितना दिन में सोल्ड करना है एचएफटी सिक्योरिटी को? तो 90 दिन में सोल्ड करना है। एचएफटी सिक्योरिटी शुड बी सोल्ड विद इन 90 डेज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आरबीआई प्रिस्क्राइब करता है 90 दिन लिमिट। तो दोस्तों प्लीज याद रखेंगे एक वर्ड, ट्रेडिंग का मतलब ही होता है कि आप जो है ट्रेड करें। कैसे ट्रेड करें? फास्ट ट्रेड करें। ट्रेडिंग हमेशा एमटीएम पे होगा। ठीक है, मार्केट रिस्क के लिए 90 दिन का रूल याद रखिएगा, 90 डेज रूल। ठीक है, तो बाजार स्टॉल है, जल्दी बेचिए, 90 दिन का टाइम दिया गया है, समझे? ऐसे याद रखिए। ठीक है, वही बताया जा रहा है, 90 दिन का टाइम दिया गया है बेचने के लिए। एमटीएम यानी कि आपका वैल्यूएशन डेली होगा। अच्छा, रिस्क की बात कर लें दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए, एक तो होता है हमारा ट्रांजेक्शन रिस्क। क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि प्रोसेस का एरर हो गया, इसको आप कह सकते हैं कि प्रोसेस एरर है, समझे? प्रोसेस का एरर रिस्क हो गया। जैसे मान लीजिए फ्रॉड हो गया, फेल सिस्टम हो गया, बिजनेस कंटिन्यूटी इशू आ गया। मतलब ट्रांजेक्शन का मतलब कि काम चल रहा है, अगर प्रोसेस फेल हो जाए तो रिस्क आ जाएगा। काम हमारा चल रहा है, अगर मान लीजिए कि प्रोसेस फेल हो गया तो रिस्क आ जाएगा। कॉम्प्लायंस रिस्क में क्या होता है कि लॉ फॉलो ही नहीं किया, आपने जो लॉ है वो फॉलो ही नहीं किया, लॉ फॉलो नहीं किया तो प्रॉब्लम आ जाएगा, समझे? इसी को कॉम्प्लायंस रिस्क बोलते हैं। तो इसका इंपैक्ट क्या होता है कि इंपैक्ट ये होता है कि आपको लीगल पेनल्टी देना पड़ सकता है, राइट? आपका रेपुटेशन लॉस हो सकता है, ये कॉम्प्लायंस रिस्क में आता है। आरबीआई बोलता है कि कॉम्प्लायंस जो है इंटीग्रिटी कल्चर। आरबीआई क्या बोलता है? जो हमारा कॉम्प्लायंस है वो क्या है? इंटीग्रिटी कल्चर है, समझे? और स्ट्रेटेजिक रिस्क क्या होता है? स्ट्रेटेजिक रिस्क मतलब कि प्लान और इम्प्लीमेंटेशन में गैप। ठीक है ना, गैप इन स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी में गैप। मतलब प्लान हम कुछ और किए, इंप्लीमेंटेशन कुछ और कर दिए। प्लान किए और इंप्लीमेंटेशन किए, ठीक है, इसमें गैप जो आता है वो हमारा आता है स्ट्रेटजिक रिस्क। जैसे आपने गलत डिसीजन लिया या पुअर एग्जीक्यूशन किया तो स्ट्रेटजी फेल होगा, गोल मिस होगा, रिस्क आ जाएगा। फिर आता है हमारा रेपुटेशनल रिस्क, मतलब कि पब्लिक ओपिनियन खराब हो गया, निगेटिव पब्लिक ओपिनियन। तो क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क फेलियर के कारण ट्रिगर हो सकता है। इनडायरेक्ट है लेकिन डेंजरस है, डैमेज करता है, डैमेज, इमेज का डैमेज होता है, ट्रस्ट लॉस होता है। तो रेपुटेशन मतलब लोग क्या सोचते हैं, अगर नेगेटिव हुआ तो रिस्क आ जाएगा। और फिर एक आता है कॉम्प्लायंस रिस्क, मतलब दोस्तों इंटीग्रिटी रिस्क तरह होता है। इसलिए आरबीआई स्ट्रेस करता है कॉम्प्लायंस कल्चर प्रॉपर हो। तो प्लीज याद रखेंगे दोस्तों कि जो हमारा कॉम्प्लायंस रिस्क होता है उसमें लीगल, रेगुलेटरी और रेपुटेशन का इंपैक्ट पड़ता है। स्ट्रेटेजिक रिस्क के बारे में क्या बताया आपको कि प्लान और इंप्लीमेंटेशन में गैप है, हमने प्लानिंग कुछ और की, इंप्लीमेंटेशन कुछ और हो रहा है, हमने गलत डिसीजन ले लिया या एग्जीक्यूशन पुअर किया तो स्ट्रेटेजिक रिस्क आएगा। और रेपुटेशन रिस्क कैसे ट्रिगर होता है? रेपुटेशन रिस्क ट्रिगर होता है क्रेडिट, मार्केट, ऑपरेशनल फेलियर के कारण। ठीक है, प्लीज याद रखेंगे। तो दोस्तों एक सवाल है कि विच रिस्क इज लिंक टू नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन? कौन सा रिस्क नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन से लिंक्ड है? कॉम्प्लायंस नहीं, स्ट्रेटेजिक नहीं, रेपुटेशन। रेपुटेशन हमारा नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन से लिंक्ड है। दोस्तों कीवर्ड पकड़िए, ट्रांजेक्शन रिस्क में फ्रॉड और प्रोसेस फेल आता है, कॉम्प्लायंस में इंटीग्रिटी या लॉ आता है, स्ट्रेटेजिक में स्ट्रेटजी में गैप है, रेपुटेशन हमारा नेगेटिव ओपिनियन का कारण है। अब दोस्तों एक होता है मॉडल रिस्क, आइए इसको भी देख लेते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा कि मॉडल रिस्क मतलब कि प्रिडिक्शन हमारा गलत हो गया, हमने जो प्रिडिक्शन किया था वो वैल्यू में मिला नहीं, एक्चुअल कुछ और मिल रहा है। मतलब जो मॉडल ने प्रिडिक्ट किया और जो एक्चुअल मिला उसके बीच में गैप है। मॉडल प्रिडिक्ट करता है ना जी, और जो एक्चुअल मिला उसके बीच में गैप है। कहाँ होता है ये? प्राइसिंग मॉडल में होता है, इसमें जब प्रॉफिट एंड लॉस को इंपैक्ट करेगा। रिस्क मेजरमेंट मॉडल में होता है, ये हमारे रिस्क असेसमेंट को इंपैक्ट करेगा, समझे? दोस्तों दो जगह होता है, एक तो आपको प्राइसिंग मॉडल बताया, कहाँ होता है ये रिस्क, ये हमारा प्राइसिंग मॉडल। ठीक है, मॉडल को प्राइस करने में होता है, ये मॉडल को प्राइस करना प्रॉफिट एंड लॉस का इंपैक्ट होगा। और एक होता है रिस्क मेजरमेंट मॉडल, ये हमारे रिस्क असेसमेंट को अफेक्ट करता है। काउस क्या है मॉडल रिस्क का? मॉडल रिस्क का काउज बिल्कुल सिंपल है कि आपने गलत एज्यूम किया, आपने पैरामीटर को इग्नोर किया, स्टैटिस्टिकल एरर है, आपने आउटलायर को गलत तरीके से हैंडल किया, ये सब के सब कारण हो सकते हैं, राइट? चलिए वैलिडेशन कैसे करेंगे? बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। आप जो है क्या कीजिए, कंपेयर कीजिए प्रिडिक्टेड वर्सेस एक्चुअल आउटकम। ये आपका प्रिडिक्शन था और ये आपका एक्चुअल है, दोनों में कंपेयर कीजिए, वैलिडेशन कर सकते हैं। इसमें आप रेगुलर रिव्यू कीजिए, एजम्पशन को अपडेट करते रहिए, समझिए? तो मॉडल रिस्क का मतलब समझ में आ गया ना कि प्रिडिक्शन एरर है क्योंकि हमने एजम्पशन ही गलत मान लिया था, हमने डाटा ही गलत ले लिया था। ठीक है, गलत एजम्पशन लेंगे, पैरामीटर इग्नोर करेंगे, स्टैटिस्टिकल एरर आएगा। ठीक है, तो हमारा ये मॉडल रिस्क आ जाएगा। कहाँ होता है?
प्राइसिंग मॉडल, रिस्क मेजरमेंट मॉडल वहां पे होता है, बैक टेस्टिंग आपको समझाया। और दोस्तों वैलिडेशन जो है मॉडल के डिजाइन टीम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सवाल है कि कौन सा मेथड को हम लोग यूज करते हैं मॉडल को वैलिडेट करने के लिए, रिस्क एक्यूरेसी के लिए। स्ट्रेस टेस्टिंग नहीं, सेंसिटिविटी एनालिसिस नहीं, बैक टेस्टिंग सही जवाब है। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, बैक टेस्टिंग का यूज करते हैं। क्यों? ताकि मॉडल को वैलिडेट कर सके। ठीक है, तो मॉडल को याद रखिए कि मैथ का प्रिडिक्शन है। क्या है ये? मैथ का। ऐसे याद रखिए कि मैथ का प्रिडिक्शन है, राइट। अगर गलत हुआ तो रिस्क है, अगर मान लीजिए रॉन्ग हुआ तो रिस्क है। ठीक है, तो बैक टेस्ट करना जरूरी है। तो प्रेडिक्शन गैप के लिए हम लोग बैक टेस्टिंग का ट्रैप है। तो दोस्तों याद रखिएगा मॉडल रिस्क प्रेडिक्शन गैप के कारण आता है। काउजेस क्या है? रॉन्ग एजम्पशंस काउज है, इग्नोर डेटा काउज है। कैसे वैलिडेट करेंगे? बैक टेस्टिंग से करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको ध्यान रहेगा। चलिए दोस्तों, तो हम आज की वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अब बाकी के डिस्कशन को हम लोग जारी रखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेन पॉइंट हम लोग कवर कर रहे हैं, सिंपल भाषा में कवर कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में वो बातें बैठ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।